सुबह खैर, सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुस्ताह की। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। आप लोगों के दिन का आगाज़ बहुत अच्छे तरीके से हो गया होगा और पूरे दिन के लिए आप लोग एक्टिव होंगे। आज हमारी को होस्ट जो है वो भी वापस आ गई हैं। इनसे इनका हाल अहवाल जानते हैं। कैसी हैं आप? पहले से बहुत बेहतर हूँ, लेकिन आवाज़ अभी भी थोड़ी सी जो है वो आप लोग को समझ आ ही रही होगी कि अभी भी मुश्किल से निकल रही है। बट आई थिंक वही बात है, मैंने भी थोड़ी सी जो है वो बरत ली थी और मैंने एहतियात नहीं बरती ठीक से, और मैं थोड़ा सा ठंडा पानी पी गई थी उस दिन इसलिए। और मेरा है थोड़ा इशू कि मैं गर्मियों में भी इवन ठंडा पानी नहीं पीती हूँ। अच्छा, तो ये बताएं नाज़रीन को कि जिन जिन लोगों का गला ख़राब है वो क्या करें फिर अब? मैंने तो वैसे जो टोटके घरेलू होते हैं वही अपनाए हैं। शहद के ऊपर जो है काली मिर्च डाल के वो खाई है वैसे, क्योंकि मैं मेडिसिन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती। और मैं कावा बनाती हूँ जिसमें मैं डालती हूँ अदरक, छोटी सी दालचीनी और 3 उसमें आपने काली मिर्च जो है साबुत डालनी है और 1 या 2 लौंग डालनी है और उसको आपने बॉईल करना है और वो आपने दिन में 2 दफ़ा पीना है। हाँ जी भाई, तो अगर आप लोगों का गला ख़राब है तो आप इस टोटके पे अमल कर सकते हैं, आपका गला ठीक हो जाएगा। लेकिन आजकल अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि मौसम जब तब्दील होता है ठंडे पानी का इस्तेमाल, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ओवरऑल बढ़ता है और उसकी वजह से हर चीज़ जो है वो हम लोग ठंडी खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से गला जो है जल्दी पकड़ने में। और इन दिनों में ही सबसे ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। जिन दिनों में सर्दी जा रही होती है तो हम एकदम से एहतियात जो है वो ख़त्म कर लेते हैं और हम पंखे चलाने शुरू कर देते हैं और अब आजकल जो है हम एसी चला रहे हैं। वैसे पिछले 2 दिन से मैंने भी नहीं एसी ऑन किया और बहुत जो अच्छा मौसम था। हाँ, रात को वैसे अच्छा मौसम हो जाता है, लेकिन जिस टाइम में मौसम जो है एक की ख़त्म हो रहा होता है, दूसरा मौसम शुरू होने वाला होता है ना, उन्हीं दिनों में सबसे ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए होती है, क्योंकि उन्हीं दिनों में ही कोई ना कोई आप वायरल ऐसे इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं। फिर कम से कम भी वायरल 1 हफ्ता जो है वो कहीं नहीं जाता। तो इससे बेहतर एहतियात, वही बात है, एहतियात इलाज से बेहतर होती है, तो एहतियात ज़रूर करनी चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सुबह की खबर के साथ, जहाँ पर हमारे पास खबर यह है कि ईरान अमेरिका पसे पर्दा सफारतकारी में भी पाकिस्तान की मरकज़ी हैसियत जो है वो सामने है। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें की कि पाकिस्तान में डायलॉग्स हो जाएं और ओवरऑल कंडीशन बेहतर हो जाए, लेकिन ऐसा ना हो पाया। ताहाल सूरत हाल ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ, लेकिन जो पसे पर्दा सफारतकारी इस वक्त जो खबरें आ रही हैं उसमें भी पाकिस्तान भरपूर तरीके से शामिल है। गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान पाकिस्तान दोबारा मुज़ाकरात के लिए एक और दौर की तरतीब जो है वो देने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं पहुंचा। ताहम ईरान की पेशगी शराइत ने दूसरे दौर के इनेकाद को रोक दिया था। तब से मुज़ाकरात की जगह पसे पर्दा सफारतकारी जो है वो शुरू हुई है और पाकिस्तान को पसे पर्दा सफारतकारी में भी मरकज़ी हैसियत हासिल है। पाकिस्तान ही के ज़रिए ईरान ने अमेरिका के साथ जंग ख़त्म करने की एक तजवीज़ शेयर की है। याद रहे, ईरान मसाइल का मरहला जो है वो उसका मरहलावार हल जो है वो नुक्ता नज़र रखता है और जल्दबाजी में किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ अमेरिका एक डील जो है उसके लिए दबाव डाल रहा है। अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान जल्द ही पाकिस्तान के ज़रिए वाशिंगटन को मंसूबों का एक नज़रसानी शुदा मौक़िफ़ पेश जो है वो करेगा। एंड विल होप कि पाकिस्तान इसमें किरदार अदा कर रहा है या जो भी सिलसिला चल रहा है, लेकिन जल्द ही ऐसी पेशरफ सामने आए और पाकिस्तान में हों डायलॉग्स या डायलॉग्स ना हों उस तरीके से, लेकिन जंग जो है वो किसी तरीके से ना बेशक पाकिस्तान में ना हो, कहीं भी हो जाए, बट हमारा मकसद यही है और पाकिस्तान का मकसद भी यही है कि ख़ित्ते में इस वक्त अमन की ज़रूरत है, ख़ित्ते में अमन कायम होना ज़रूरी है। पसे पर्दा जो मुज़ाकरात हो रहे हैं सिफारतकारी के थ्रू, वो भी बहुत अच्छी बात है, उसमें भी पाकिस्तान का किरदार मरकज़ी ही है, पाकिस्तान के थ्रू ही राब्ते हो रहे हैं। लेकिन उसमें जो एक चीज़ आ रही है कि अमेरिका इस बात पर दबाव डाल रहा है कि ऑल इन वन जो है वो एक मुसव्वदा तैयार किया जाए और उस पर दस्तखत किया जाए, जबकि ईरान चाह रहा है। हाँ, और आई थिंक उनकी अगर रिजर्वेशंस है, जाहिर है, और एक ऐसी कंट्री के साथ वो मुज़ाकरात में जा रहे हैं, एक मुसव्वदे की तरफ जा रहे हैं, एक एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं जिनके साथ उनकी 47 साल से दुश्मनी रही है। सो दे हैव टू थिंक, कंट्री से ज़्यादा मसला उधर के प्रेसिडेंट का है कि वो आज डील करके कल को फिर मुकर जाएं। बिल्कुल, सो मुल्क की सॉवरेनिटी को इंटैक्ट रखने के लिए भी जाहिर है उनको ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत
ज़रूरत है। सो इफ़ दे आर टेकिंग टाइम, वो उनका बिल्कुल हक है। बस वी आर होपफुल कि अब ये कोई नतीजा जो है हमें अब मस्बत ही दिखाई दे और जल्द ही दिखाई दे इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं। जब वो बने थे तो उनकी मकबूलियत में इजाफा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब से जंग उन्होंने शुरू की, फ़लस्तीन का चाहे मामला हो और फिर उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं ईरान, तो उनकी काफ़ी जो है ना वो पजीराई में कमी हुई है और पसंदीदगी की शरह में जो है वो उनकी मज़ीद कमी देखने में आई है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अवामी मकबूलियत जो है उसमें कमी एक सर्वे के नतीजे में सामने आई। रॉयटर्स के हालिया सर्वे में बताया गया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की कारकर्दगी से मुतमईन वोटर्स की शरह अब महज 34% रह गई है और अगर वो आज दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे तो वो शायद दोबारा ना जीत सकें। सर्वे के अहम अदादोशुमार में कहा गया कि मौजूदा सर्वे ट्रंप पर हमले से पहले का है, जिसमें 34% अमरीकी वोटर कारकर्दगी से मुतमईन है, जबकि गुज़िश्ता सर्वे में ये शरह 36% थी। अच्छा, पहले भी शरह जो है वो कम ही थी। लेकिन तारीखी मुवाजना किया जाए तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत का मनसब संभाला था तो उस वक्त 47% वोटर्स उनके हक में थे, जिसके बाद से उनकी रेटिंग में मुसलसल गिरावट देखी जा रही है। और नॉट दिस टाइम ओनली, जब पिछली दफ़ा भी ये प्रेसिडेंट बने थे तो उनकी मकबूलियत शुरू में ज़्यादा थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो घटती गई है because of his rituals and his activities and his decisions for the Americans as well. अच्छा, ऐसे आपको ट्रंप के हवाले से आपके अपने क्या मेरे ट्रंप के हवाले से जो है ना वो अपने तासुरात ये हैं कि ही इज़ अ प्योर बिजनेस माइंडेड पर्सन, बहुत अच्छा बिजनेसमैन वो रहे हैं, ठीक है, और एक बिजनेसमैन स्टेट्समैन जो है वो नहीं बन सकता। ये मेरा पर्सनल जो है वो ओपिनियन है। अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में, इट इज़ वेरी फेमस एंड ही इज़ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, इट इज़ वेरी फेमस अबाउट हिम एंड ही इज़, उनको वाकई में एडमिनिस्ट्रेशन वर्क और इम्प्लीमेंटेशन, maybe he is not that much good politician, but as an administrator he is very good. तो I think कुछ लोगों की इनबिल्ट पर्सनालिटी में चीजें, and on the other hand as a human and as a you say the personality, उसके लिहाज से हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है बानी पीटीआई, वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन अगेन वो स्टेट्समैन नहीं बन सके, वो उस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो रन नहीं कर सके। अब इससे पहले जो शाहिद खकान अब्बासी थे, उनके बारे में भी ये बहुत फेमस था, इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वो बहुत अच्छे इंसान है, हुस्न सलूक उनका बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली, लेकिन उनके बारे में भी यही था कि उनका उस तरह से पर्सनालिटी में वो वकार नहीं है जो शायद प्रेसिडेंट या एक प्राइम मिनिस्टर की पर्सनालिटी में होनी चाहिए। अब ये कुछ होती है चीज़ें जो शायद आई थिंक आपकी ज़ाहिरी जो पर्सनालिटी होती है, जो रिप्रेजेंटेशन होती है, उससे रिफ्लेक्ट होती है। तो और दूसरी चीज़ डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जो मुझे नज़र आती है कि वो बहुत डिसीजन लेने में ना बहुत इम्पल्सिव है। आई थिंक वो ना अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को उस तरह से ले ही नहीं रहे। हाँ, प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि आप किसी क्लासरूम के वाकई में टीचर है या प्रॉक्टर है या मॉनिटर हैं, तो आप जो आपके दिल में चाहेगा कि जिस वक्त आप सब चुप बैठ जाएं, आप सब मेरी सुन लेंगे। मैं उनकी एक पैरोडी देख रहा था तो वो वाकई में इसी किस्म के हैं। वो ब्रिटिश कॉमेडियन उनकी पैरोडी कह रहे थे कि इट इज़ वेरी क्लियर दैट यू हियर मी, ठीक है। तो वो इससे नज़र ये आता था डोनाल्ड ट्रंप की जो शख्सियत की कोई भी जो है ना वो खुलासा अगर उसका बयान करता है ना तो काफ़ी उनको खुद पसंद करार देता है। जो उनसे रिफ्लेक्ट हमने देखा है अभी तक, उनकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन वो ये है, इज़ वेरी सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फ एब्जॉर्ब पर्सन, और ऐसे इंसान को जिसको पूरा मुल्क चलाना हो, इट इज़ एन एब्सोल्यूट प्लेयर फॉर यू टू हियर मी। ओके, सो या नाउ अगेन आपने मेरी बात प्रूव कर दी कि ही इज़ वेरी सेल्फ सेंटर्ड एंड वेरी सेल्फ एब्जॉर्ब पीपल, और वो ऐसे लोग जो है वो मुल्क का कैसे सोच सकते हैं जो अपने आप से ही बाहर नहीं निकल सकते हैं। सो इसकी वजह से ही उनकी जो शोहरत पहले बहुत ज़्यादा थी, उनकी पजीराई में अब कमी हमें वाज़ह तौर पर नज़र आ रही है। अब तो लोग बरमला इसका इजहार कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी अपनी ही हरकतों की वजह से हुआ है। लेकिन उनकी पजीराई में जहाँ पर कमी हो रही है, वहीं पर पाकिस्तान की पजीराई में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, पूरी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है और फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं जलाल महमूद, उन्होंने भी पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि इस वक्त पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा का लीडर बनकर सामने आया है। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुआहिदा हो जाए तो उसमें इसराइल कमज़ोर होगा और उसका फ़ायदा फ़लस्तीन और कश्मीर को होगा। हमने हमेशा इस चीज़ को बरोए कार रखा है कि अमन का पैरोकार
हम ही हैं और हम कोशिश करेंगे कि न सिर्फ अपने मुल्क के अंदर बल्कि जितना ख़ित्ता है जो रीजनल टेंशन्स रेज़ होती हैं हम उनको कम करने की, उसमें मुज़ाकरात करवाने की, उनके बातचीत करवाने की कोशिश करें ताकि ख़ित्ते में ही अमन कायम रहो बल्कि पूरी दुनिया में ही अमन कायम रहे। और जहाँ जहाँ नाइंसाफ़ी होती देखी गई है पाकिस्तान ने हमेशा उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और इसीलिए ही अल्लाह की तरफ से ये पाकिस्तान को इतनी पजीराई मिली है कि अब उसको उम्मत मुस्लिमा का पूरा एक लीडर जो है वो समझा जा रहा है। और मैं उस दिन भी देख रही थी कि इस चीज़ का अब लोग इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस रीजन का एक ऐसा टाइगर बनकर सामने आ रहा है कि लोग अब इससे पहले तो ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते थे, अब शायद लोग खौफजदा हों कि पाकिस्तान इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेट और पाकिस्तान इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेट और अब इन्होंने वो प्रूफ करके भी दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं जी। और ये जो अगली ख़बर है ये बहुत ही दिलचस्प ख़बर है। शादियों का सीज़न चल रहा है क्योंकि गर्मियाँ जैसे ही आने लगती है तो उससे पहले जितनी शादियाँ होती लोग कोशिश करते हैं कि जितनी हो सके निपटा लें क्योंकि गर्मियों में शादियाँ पॉसिबल ही नहीं होती। सो आपको बताते चले था ना जून में अपना निकाह 20 जून को, तो कैसे रहा? इतनी गर्मी थी, मुझे अभी भी याद है कि पार्किंग से उतर के अंदर हॉल तक जाते वक्त जो है ना वो पसीना आप तो अपनी बात कर रहे हैं, मैं इस बात पे कहूँगी आपकी दुल्हन बेचारी का क्या हाल हुआ होगा क्योंकि उन्होंने तो इतना भारी भरकम जोड़ा पहनना होता है, मेकअप किया होता है, ऊपर से ज्वेलरी जो पहनी होती है, इंसान उस वक्त ऐसे फील कर रहा होता है कि मैं बैठा हुआ भी कहीं पे क्यों। सो आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि मेरी फैमिली में ज़्यादातर शादियां आप शॉवर लेके बाहर निकले और फिर उसके बाद तैयार होते हो ड्रायर यूज कर रहे हो वो उसी की हीट से आप दोबारा से पसीनो पसीनो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। जिस टाइम आप तैयार हो रहे होते हो उसी टाइम आपको दोबारा गर्मी शुरू हो जाती है। और आई कैन रिलेट क्योंकि मेरी फैमिली में ना ज़्यादातर शादियाँ सितंबर या अगस्त में होती है क्योंकि मेरी फैमिली बाहर होती है सारी मोस्टली और उन लोगों को छुट्टियाँ ही इन दिनों में मिलती है। उनकी वजह से कोई 4 से 5 शादियाँ हम गर्मियों में झेल चुके हैं और उस वक्त जो हालत होती है कि मतलब आप खुशी मना ही नहीं पाते क्योंकि आप गर्मी से और जिस इलाके की आप खबर शेयर कर रही हैं वो अभी भी जो है वो सख्त गर्मी की लपेट में है। बिल्कुल ऐसे सोचे इन दिनों में वहाँ पे इतनी गर्मी होती होगी तो सितंबर और की तो ये भी बात होती है कि वो मौसम चूंकि ज़्यादा चिपचिपा भी होता है, हबस बहुत ज़्यादा होती है। हाँ तो उन दिनों में तो बहुत ही मुश्किल है बट हिम्मत है हमें हमारी कि हम कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मुल्तान के नवाही इलाके शुजाबाद की जहाँ पर एक ही खानदान के 9 नौजवानों ने इज्तिमाई शादियाँ कर ली हैं, अपना खर्चा बचाया और बहुत अच्छा फैसला उन्होंने किया। तकरीब का मकसद रिकॉर्ड नहीं है बल्कि सादा शादियों का पैगाम देना था विच इज़ वेरी गुड। और जिसमें दुल्हों ने जहेज लेने से भी इनकार किया, उन्होंने कहा कि हमें जहेज नहीं चाहिए। ये एक बहुत अच्छी बात है और एक ही खानदान के ये जाना चाहिए। जी बिल्कुल ये 9 दूल्हे नजर आ रहे हैं हमें। हाँ जी सोशल मीडिया तकरीब जो है वो काफ़ी वायरल है इस वक्त। सोशल मीडिया पर नौजवानों को मिसाली करार दिया जा रहा है और सारे जो लोग हैं वो इनकी तारीफ़ कर रहे हैं क्योंकि अक्सर हम लोग प्लान्स बड़े करते हैं कि सादा सी शादी करेंगे लेकिन जब शादी सामने आती है तो बस फिर उसके बाद नज़र में भी बहुत प्लान किया था मैं सादा शादी करूंगा, मेरा भी सादगी से करूंगा लेकिन बस फिर मेरे घर वालों ने बोला कि बेटा एक ही बेटा है हमारा, लेन देन भी होता है और बेटा लोगों की हमने शादियां खाई हुई हैं तो हमारी शादी पे कोई आएगा वो क्या बोलेगा। अच्छा ये तो हमारे वालिदैन का ना पेट आई थिंक स्टेटमेंट होती है, मेरे वालिदैन की भी यही होती है बेटा हमने लोगों की शादियां खाई हैं कैसे हम नहीं बुलाएं। तो इस तरीके से आपकी मेहंदी बन गई। फिर हमने सोचा कि शलीमा कर लेते हैं, वलीमा और शादी इकट्ठी कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे कैसे होगा, बारात आएगी इस्तकबाल नहीं होगा, ठीक है फिर वो वलीमे वाले दिन गेस्ट हमारे ज़्यादा होंगे उनके कम होंगे तो इस तरीके से तो मिक्स हो जाएगा और अगर आप बता रहे हो कि हमारे इतने बंदे होंगे उनके इतने बंदे होंगे तो बहुत ज़्यादा बंदे हो जाएंगे एक ही जगह पे तो उसमें कौन किसको प्रायोरिटी दे रहा होगा समझ नहीं आएगी। तो वो 2 और फंक्शन जो है वो डिवाइड हो गए। फिर मैंने ये बोला कि मेहंदी तो हो रही है और मेरे जो दोस्त हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो जो है ना मेरी फैमिली के साथ जाके जो है वो एंजॉय करें तो उनके लिए एक अलग से जो है वो करना आपने उनके लिए फिर अलग से किया। तो बस क्या करें ऐसा सूरत हाल थी और तो ये देखिए सूरत हाल ना करते हुए भी जो 4 फंक्शंस हो गए। अच्छा मेरी तो वालदा और मेरी चाची जो अभी रिसेंटली मेरे भाई की शादी हुई ना उसमें उनका क्या कहना था, मैंने कहा चले हम ऐसे कर लेते हैं मेहंदी बहुत अच्छी कर लेते हैं ठीक है फिर बारात सादगी से ले आएंगे सही है आप वलीमा अच्छा फिर खिला देना। तो देखो नहीं ये तो आपने एक फंक्शन ही पूरा स्किप कर दिया, क्या मतलब सिर्फ 2 दिन शादी होगी। अभी एक शादी मैंने देखी है उसमें एक दोस्तों ने इवेंट दिया ठीक है, एक घर वालों ने दिया, एक लड़की वालों ने दिया, एक लड़के वालों ने दिया, फिर उसके अलावा एक थी तंबोला नाइट ठीक है वो थी, एक गेम नाइट थी, एक ढोलकी थी,
ठीक है, एक उपटन का फंक्शन था, ये अभी ताजी एक शादी जो है ना, क्या ही बात है। अच्छा, इन सिर्फ शादी का मसला नहीं है, इतने ही फिर कपड़े भी बनाने पड़ते हैं। लेकिन मुझे शगुफ्ता इजाज की बात याद आ जाती है, तो ठीक है, सबा हमीद ने की थी, शगुफ्ता इजाज ने की थी। देखो नजम, अब ये जितना ट्रेंड बनता जा रहा है ना, अब इस्तिताअत की वजह से बेशक जिनकी इस्तिताअत है वो कर सकते हैं, बट जो ट्रेंड को सिर्फ फॉलो करने के चक्कर में जिन लोगों को करनी पड़ जाती है उनका तो बिल्कुल दिवालिया निकल जाता है। वो बेवकूफ हैं। आपकी जितनी इस्तिताअत है आप सिर्फ उसके मुताबिक किया करें, लोगों की देखा देखी, लोगों को शो करने के लिए कुछ भी ना किया। जरूरी नहीं है कि आप मटन खिलाएंगे तो ही आपकी तारीफ होगी, चिकन से भी जो है काम चल जाता है। बिल्कुल, एंड आई लव चिकन। वैसे भी आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं बिजली का। आपके मेरे प्यारे पाकिस्तान की बहुत जो है आलमी कोशिशें तो सामने हैं, अल्लाह करे मसला जल्द अज जल्द हल हो जाए, वरना पूरी दुनिया इस वक्त एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रही है और पाकिस्तान भी। बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने थोड़ी सी एडजस्टमेंट इस तरीके से की है कि जो गैस स्टेशंस हैं उनको सीएनजी सेक्टर को गैस बंद की गई है और वो गैस पावर सेक्टर को सप्लाई की जा रही है ताकि बिजली जो है उसका बहरान किसी तरीके से पैदा ना हो। हुकूमत ने मुल्क में बिजली की बढ़ती हुई किल्लत पर काबू पाने के लिए गैस की सप्लाई बिजली के शोबे यानी कि पावर सेक्टर को मुंतकिल करने का फैसला किया। इस मकसद से सीएनजी सेक्टर को फराहम किए जाने वाले 48 MMCFD गैस मुअत्तल कर दी गई है, जिसके बाद पावर सेक्टर के लिए गैस का कोटा 108 MMCFD से बढ़ाकर 150 MMCFD कर दिया गया। इस इजाफे के बावजूद पावर सेक्टर को बदस्तूर गैस की शदीद किल्लत का सामना है। गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत घरेलू सार्फिन को औकात बाम के दौरान गैस जो है उसकी फराहमी की तरजीह मिलेगी। औकात बाम, ये पहली दफ़ा मैंने भी चीज़ सुनी है, लेकिन आपकी और मेरे लिए अर्ज़ है कि इसका मकसद है कि आपके और हमारे खाने पीने के जो औकात हैं, सुबह का, दिन का, रात का, तो उस टाइम पे आपको गैस मिलेगी। के औकात होते हैं, उसके टाइम पे आपको गैस मुहैया की जाएगी। अदरवाइज़ वैसे भी बहुत सारे लोगों जगहों में अभी भी गैस बहुत कम आती है। मेरे इस पे एक सवाल है, मैं जब पेशावर गई थी आई थिंक रमज़ान में पेशावर से ही गैस स्टेशन पे गैस नहीं है। अच्छा, राइट, हाँ, तो इन्होंने तो ये अभी ऐलान किया है, तो पेशावर में तब से गैस क्यों नहीं है? बस ये तो पेशावर हुकूमत को बताओ। एग्जैक्टली, बट यही बात है कि अगर कोई बात करता है तो भी मेरे ख्याल से सुनी नहीं जाती, क्योंकि उस वक्त से पेशावर में मोस्टली ये है कि इस्लामाबाद में चले अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर गाड़ियाँ पेट्रोल पे ही चलती है। आई थिंक पूरे इस्लामाबाद में हार्डली कोई 3 गैस स्टेशन हैं, राइट, जिसमें गैस इस्लामाबाद में इनसाइड। अच्छा, मैंने से सिर्फ सुना है आई थिंक एक G11 में है, एक ये अच्छा, आप अगर सेक्टर्स की बात करें तो शायद वहाँ पर कम हो, लेकिन इस्लामाबाद के जो बाकी एरिया है ना, जो अर्बन रूरल एरिया, एग्जैक्टली वहाँ पर हो सकती है। नहीं, मेन इस्लामाबाद, मैंने वहाँ पर मर्सिडीज के अंदर लोगों को गैस के सिलेंडर गैस भरवाते हुए देखा और मैं हैरान हुआ। दैट इज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी। लेकिन द पॉइंट इज के चले इस्लामाबाद में फिर भी दस्तयाब थी गैस, लेकिन पेशावर में अगर पिछले मैं आई थिंक ईद से पहले की बात, रमज़ान की मैंने की, 2 महीने तो हो ही गए हैं, राइट। सो 2 महीने पहले से ही वहाँ गैस को, और वहाँ पे टैक्सीज जो हैं वो मोस्टली चलती ही गैस पे है, उसमें पेट्रोल बेचारे डालते ही नहीं हैं। और जब भी आप ट्रैवल करो वो आपको यही बोलते हैं कि मैडम गैस मिलती नहीं है, गैस मिलती नहीं। तो थोड़ा गरीबों का भी सोचना चाहिए, उनके घर के चूल्हे ही इस चीज़ से जल रहे होते हैं। या आगे बढ़ते हैं जी, आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ की तरह किसी भी लीडर ने फनकारों को आज तक सपोर्ट नहीं किया, ये कहना है जी अदाकार वसीम अब्बास साहब का। देखिए, जो बात सच होती है और जो जिस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए वो बहुत अच्छी बात है, आपको क्रेडिट देना भी चाहिए। जैसे वसीम अब्बास ने अपनी गुफ्तगू की है, इन्होंने अहमद अली भट्ट को एक पॉडकास्ट में उन्होंने शिरकत की थी और उनसे जब सवाल किया गया किस लीडर को वो पसंद करते हैं, तो उन्होंने बताया कि पसंद या नापसंद की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नवाज शरीफ ने जिस तरह लीडर हो के फनकारों को सपोर्ट किया है, इवन जब वो पाकिस्तान में नहीं भी थे, वो बाहर थे, तब भी वो फनकारों को फ़ोन करके उनके बारे में पूछते थे। अगर कोई बीमार होता था उनके इलाज के लिए पैसे दिए जाते थे, अगर वो बेरोज़गार होता था तो उनके घर माहाना खर्चा भेजते होते थे और इवन उनको अपने हॉस्पिटल में इलाज की भी सहूलियात और मैंने ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये सिर्फ इनकी ज़ुबान से मैंने नहीं सुना, इफ्तिखार ठाकुर जो हैं वो भी बड़ी तारीफ़ करते हैं मियां नवाज शरीफ की। शहबाज शरीफ साहब की काफ़ी जो है वो तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं और शहबाज शरीफ साहब ने शिरकत भी की थी एक निजी टेलीविज़न के प्रोग्राम
में, जिसमें वो फ़नकारों के हमरा मौजूद थे और वहाँ पर भी फ़नकारों के हवाले से काफ़ी डिस्कशन हो रही थी। तो उन्होंने इस बात को कहा कि हमारी फैमिली की ये कोशिश होती है कि फ़नकार जो हैं ये हंसाने का काम करते हैं और बड़ा एक लवली काम है, इसके लिए इसको मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए। और वो इफ्तिखार ठाकुर जिस तरीके से बताते हैं कि मैं लिफ्ट के अंदर एंटर हो रहा था तो मुझे जो है ना वो छोटे मियाँ साहब मिले, ठीक है, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तू आज मेरे नाल सही नहीं की थी। तो उन्होंने बोला कि क्यों, क्या हुआ? तो वो बोलते हैं कि तुमने मुझे जो है ना वो जुगत मारी है, ठीक है, तो मैं बड़े मियाँ साहब को तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा। तो बोलता है मैंने उनको बोला कि आप क्या बड़े मियाँ साहब को जाके शिकायत लेंगे, उनका तो अपना जो है ना वो चेहरा तवाने के जैसे जो है ना वो है और उनका तो अपना खरबूजे जैसा जो है वो चेहरा। तो मतलब वो लोग अप्रिशिएट करते हैं इस तरीके से चीज़ों को। और ये जो जितने फ़नकार चाहे थिएटर के हैं चाहे टीवी से वाबस्ता है, और अब देखें ना कि किसी ने अभी तक, पहले भी पंजाब में हुकूमतें रही हैं, बाकी सूबों में भी इस वक्त हुकूमतें, लेकिन किसी ने नहीं सोचा, मरियम नवाज साहिबा ने अभी ये फैसला किया कि पंजाब फिल्म सिटी बनाया जाएगा। तो विच मीन्स के फ़नकारों को कहीं पर जो है ना वो जगह देनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि मीडिया इंडस्ट्री एक ऐसी मजलूम इंडस्ट्री है कि जिस तरीके से मोची के अपने जूते फटे होते हैं और दर्जी का अपना सूट फटा होता है, उसी तरीके से मीडिया किसके पास अपनी जो है वो दर्द लेकर बिल्कुल जाए। ऐसे ही है। मीडिया लोगों की आवाज़ बनता है, लेकिन मीडिया की आवाज़ बनने के लिए, इनकी दाद रसी के लिए, चाहे इंटरटेनमेंट चाहे न्यूज़ इंडस्ट्री है, हमारी हुकूमती सेक्टर को जो है वो चाहिए कि वो सामने आए और कोशिश करें। हमारे पास इसी चैनल की लॉन्च पे अताउल्लाह ताहिर साहब आए थे, हमारे मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन जो हैं, उनसे भी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप कोई अवार्ड्स, कोई अप्रिसिएशन कुछ इस तरीके से सालाना निकाला करें जिसमें आप ज़्यादा कुछ ना करें, एक बिल्डिंग है PNCA की, वहाँ पर जमा हो जाएं, जिन सहाफ़ियों को अवार्ड देना उनको बुला के, और जो है अप्रिसिएशन के तौर पर आप उनको अवार्ड्स जो है तकसीम करें, बेस्ट रिपोर्टर ऑन दिस बीट, बेस्ट रिपोर्टर ऑन दिस बीट। और इस तरीके से मैंने और आपने एक प्रोग्राम होस्ट भी किया था जिसमें PMLN की तरफ से ही, मिनिस्ट्री की तरफ से ही 75 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिए गए थे इन्हीं फनकारों को, उनकी खिदमात के ऑल ओवर एवरी वॉक ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली, उसमें बिजनेसेस भी वाले भी थे, उसमें इवन न्यू स्टार्टअप्स वाले भी थे, हर वॉक ऑफ लाइफ से थे। और 75 ईयर्स जिन्होंने दिए हों या फिर उससे कम भी, लेकिन जिन्होंने एक नाम कमाया और जिन्होंने काम किया हो पाकिस्तान के लिए, उनको नवाजा गया था। तो आई थिंक इस तरह की अप्रिसिएशन एक मोटिवेशन भी देती है कि मजीद लोग आगे आएंगे और पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं और जी आपको बताते हैं कराची का वो शहरी जिसने माइकल जैक्सन के भतीजे जाफर जैक्सन के साथ परफॉर्म किया था। लेजेंडरी पॉप स्टार माइकल जैक्सन की इस वक्त फिल्म छाई हुई है पूरी दुनिया में। उसने ऑलरेडी आते साथ तमाम बायोपिक के रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए हैं। नंबर 1 पर इनकी फिल्म है और नंबर 2 पे ओपनहाइमर है, और जाफर जैक्सन उन्हीं के भतीजे, इन्होंने इसमें काम किया था। और कराची के एक शहरी हैं जिन्होंने उनके साथ डांस जो है वो परफॉर्मेंस करने का एजाज़ बाशिम सलीम ने कहा था कि जी मैं गारमेंट स्टोर में काम करता हूँ। 2020 में जाफर जैक्सन यहीं पे मुझे यूनिवर्सिटी में मिले थे। मैंने उनसे कहा था मैं भी डांस कर सकती हूँ या सो हमने फिर डांस परफॉर्मेंस भी की थी और उनको भी बहुत पसंद आई थी। और इनका कहना है कि जाफर जैक्सन साहब बहुत खुश मिजाज और बहुत अच्छे इंसान हैं। सो देखिए पाकिस्तान में भी इसी तरह का टैलेंट है। इवन जाफर जैक्सन साहब ने भी कहते हैं उस टाइम पे ये इसका वो किया था, इजहार किया था कि पाकिस्तान में लोग माइकल जैक्सन को इतना पसंद करते हैं कि उनकी कॉपी कैट्स, बिल्कुल उनकी कॉपी डांस जो है वो मुझे देखने को मिला है। सो एक बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है। और जिक्र करते हैं शाहरुख खान का। शाहरुख खान ने अली जफ़र को किस सुपरहिट गाने की पेशकश की। अली जफ़र ने हालिया इंटरव्यू में ये बताया कि उनका गाना जो है वो सुन रे सजनिया सुनने के बाद शाहरुख खान ने उनके फ़न को बेहद सराहा और ख्वाहिश जाहिर की कि वो उनकी फिल्म ओम शांति ओम का मकबूल गाना दर्द डिस्को अपनी आवाज़ में जो है वो गुनगुनाए। तो लेकिन वो हो नहीं सका और उनके लिए एक बड़ा एजाज़ था, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकी। अली जफ़र ने कहा कि वो ख़ुद भी इस मौके को लेकर पुरजोश थे और चाहते थे कि इस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, लेकिन ख़ास तौर पर इस गाने की वजह से जो फिल्म में मशहूर जो है वो 6 पैक के अंदाज में के बाइस गैर मामूली शोहरत जो है वो इख्तियार कर गया। ताहम उन्होंने बताया कि इस वक्त वो भारत में मौजूद नहीं थे और शेड्यूल के बाइस ये मौका उनके हाथ से निकल गया। अगर वो गा लेते तो वैसे वाकई में, लेकिन अली जफ़र है नो डाउट। हाँ, उनकी पजीराई आज भी उसी तरह आज भी उसी तरह जो है वो मकबूल है। लेकिन जाहिर है मैंने उनके बारे में जितने लोगों से सुना है बड़ा अच्छा सुना है कि बड़े डाउन टू अर्थ हैं, बड़े हम्बल हैं और बड़े एक तो माशाल्लाह से यंग कितने जो है वो अभी तक नजर आते हैं। तो देख के बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो अली जफ़र को। उनका फेस भी काफी जो है ना वो हंसमुख सा है। आई थिंक वो आप खुश मिजाज होते हैं ना तो आपके फेस वैसे ही, आप एज भी करते हैं तो वो उसी तरह ही रहता
लगता का भाई डिट्टो इनकी कॉपी जो है वो लगता है दानियाल जफर भी। या लेकिन आई थिंक वो थोड़ा है, वो जब एज करेगा तो उनका नजर आएगा। अली जफर में ये है कि वो ही इज एवरग्रीन टाइप। या एग्जैक्टली जी। लेट्स टेक अ ब्रेक जी, वापस आते हैं, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को, हमारे साथ रहे। इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के पावर सेक्टर को जो इस वक्त मसाइल दरपेश है, एनर्जी क्राइसिस ओवरऑल दुनिया फेस कर रही है, पाकिस्तान भी फेस कर रहा है। हमने आज आपको खबर भी दी थी कि गैस जो है वो पावर सेक्टर को देने के लिए ऑलरेडी जो CNG पंप्स हैं, CNG स्टेशन हैं, उनको बंद कर दी गई है और घरेलू सार्फिन के लिए भी सिर्फ और सिर्फ औकात बाम यानी कि खाने पीने के औकात में मिलेगी। लेकिन पावर सेक्टर के मसाइल उसी की तरह अपनी जगह पर बरकरार है। महंगी बिजली प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए आप और मैं महंगी बिजली जो है वो ले रहे हैं। सोलर उसके एक मुतबादिल है, लेकिन उस पर भी नई जो आ रही हैं चीज़ें, पॉलिसीज़ बन रही हैं, वो भी काफ़ी डिस्टर्बिंग है। लेकिन ये पावर सेक्टर का हल, परसों भी हमने डिस्कशन की इसके ऊपर, आज दोबारा से करेंगे कि क्या निकल सकते हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो ख़ुद पावर सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं और एक तजर्बाकार इंजीनियर प्रोफेशनल हैं और उन्होंने पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन जो कंपनीज़ हैं और शोबे हैं उनमें मैनेजरियल पोस्ट पर काम किया। इसके अलावा इंटरनेशनल USAID और USAID के प्रोग्राम्स के साथ भी मुंसलिक रहे हैं और कंप्लाइंस और लाइसेंसिंग के मामलात को भी समझते हैं। ख़ुद इस वक्त सीनियर वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के। वी हैव विद अस मिस्टर हसनात खान। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच हसनात साहब, खैरियत से आप? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक सर, ये पावर सेक्टर का मसला जो है, अभी हम ऑफ एयर भी डिस्कस कर रहे थे, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? IPPs की वजह से हम लोग जो है वो बाउंड हैं, महंगी बिजली प्रोड्यूस करने की वजह से हम लोग फंसे हुए हैं कि इतना जो है वो लोड आम आवाम पर जा रहा है, या कोई और एनर्जी क्राइसिस है? बिल्कुल, जिस तरह आप बता रहे हैं यही इश्यूज़ हैं सारे एवरीवन। आज की डेट में तो सबको इश्यूज़ का पता है, लेकिन उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाना इस टाइम बहुत मुश्किल भी है। गवर्नमेंट जा सकती है, दे कैन वर्क ऑन इट, और कोई ना कोई सोल्यूशन, एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जा सकता है अगर आप IPPs के साथ बैठते हैं। देयर इज़ एन इशू, मतलब सोल्यूशन भी एक है। वो सोल्यूशन ये है कि जैसे भी CTBCM जो है वो एक अभी पॉलिसी आई है और उसकी मेन पॉलिसी है दैट इज़ व्हीलिंग, कि आप अपनी बिजली कहीं भी बना के और किसी मुल्क के किसी दूसरे कोने में आप उसको व्हील कर सकते हैं। कैसे? आप किसी भी एक जगह पे अपनी बिजली बनाएंगे, जैसे कि IPPs है, और आप डिस्को कनेक्टर यूज़ करेंगे एंड दैट इज़ अ व्हीलिंग। तो आप व्हीलिंग चार्जेस देंगे किसी भी डिस्को को और आप बिजली अपने किसी भी दूसरे एंड पे ले सकते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ अ व्हीलिंग। तो अगर ये व्हीलिंग आप IPPs के आगे रखते हैं, ठीक है, तो आप एक सोल्यूशन निकालते हैं जब आप फंस के हुए हैं किसी चीज़ के अंदर, और जितने भी IPPs हैं वो सारे पाकिस्तान के गवर्नमेंट के या पुरानी गवर्नमेंट के या किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के हैं, तो उनके साथ वो भी पाकिस्तानी है, दे नो एवरीथिंग, उनको आज पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसका आइडिया है। अगर आप उनके सामने रखते हैं तो कोई सोल्यूशन निकाला जा सकता है कि वो अपने क्लाइंट्स को खुद एंगेज कर लेंगे। ठीक है, मैं एक जनरेशन कर रहा हूँ 50 मेगावाट, मेरे पास एक पावर प्लांट है जो कि थटा में है या चिम्पीड में है, ठीक है, उसको हेस्को नहीं ले सकती वहाँ पे, क्योंकि हेस्को के पास वहाँ पे अपने क्लाइंट्स नहीं हैं, पर मैं यहाँ पे मिड ऑफ द सिटी ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अपनी कंजप्शन है, मेरा पास अपना यूज़ है। तो इस तरह से मैं उनसे जान छुड़ाई जा सकती है, या इसके अलावा और भी सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। मतलब प्राइवेट लोग अपने अपनी व्हीलिंग जो है वो करें और अपना अपना जो है वो जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल, देयर इज़ अ पॉलिसी नाउ जिस पे ISMO काम कर रही है, जो कि मार्केट ऑपरेटर है। अब इशू यही होता है कि जो पाकिस्तान के जो इशूज़ हैं उनको जो सोल्यूशन है वो सारे अपने अपने एंड पे अपने अपने ऑफिस में तो निकाल रहे होते हैं, लेकिन मिल बैठ के एक जगह पे नहीं निकाल रहे होते हैं। अब मार्केट ऑपरेटर जो है उसके पास एक मैंडेट मिला है 200 मेगावाट को उसने व्हीलिंग की तरफ लेके आना है, पर वो अपना एक नया 200 मेगावाट बना रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ आप अगर मिनिस्ट्री की तरफ जाते हैं या आप NDC के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमें तो किसी जनरेशन की ज़रूरत ही नहीं है आज की डेट में, हमारे पास ऑलरेडी एक्सेस जनरेशन है। लेकिन जो मार्केट ऑपरेटर है वो नया 200 मेगावाट जनरेट करने की कोशिश कर रहा है उस प्लान के अंदर। तो अगर इसको डफटेल करते हैं तो बड़े अच्छे सोल्यूशंस निकल सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो हम बात करते हैं घरेलू सार्फिन अगर सोलर सिस्टम पे टोटली जो है वो शिफ्ट हो जाए, राइट, लेकिन उसी के साथ हमने ये भी देखा कि जो सोलर पे ऑलरेडी शिफ्ट हुए हैं उनके लिए पॉलिसी चेंज कर दी गई है और उनको भी इस तरह का कोई आई थिंक एडवांटेज नहीं फील हो रहा अब, क्योंकि वो बेचते हैं जो है वो कम पैसों पे हैं, वापस उनको ज़्यादा पे ही मिलेगी, राइट। सो क्या लगता है आपको, अगर ओवरऑल सपोज हम एक बात करें पूरा इस्लामाबाद सोलर पे चला जाता है, राइट, सो उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हमें क्या मिलेंगे? अच्छा, देखिए, थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो एग्जिस्टिंग जितने भी क्लाइंट्स हैं देयर इज नो चेंज फॉर देम, वो आज की डेट में भी वैसे ही यूज़ कर रहे हैं जैसे पहले यूज़ कर रहे थे। जो कि न्यू क्लाइंट्स हैं उसमें नेट बिलिंग आ गई है। येस, अभी जितने भी क्लाइंट्स हैं वो बिल्कुल 100% ऑफ ग्रिड नहीं हो सकते, बिकॉज यू हैव अ लिमिटेशन ऑफ रूफ टॉप्स। आप सोलर उतने लगा सकते हैं जितनी आपके पास रूफ टॉप अवेलेबल है, लेकिन आपका यूज़ ज़्यादा है, तो आप बैटरीज तो रख रहे हैं। अब जो न्यू बूम आ रहा है पाकिस्तान में, देखिए हमने जो इम्पोर्ट किया सोलर पैनल्स दैट इज़ 52 गीगावाट्स एंड अराउंड 35 to 40 गीगावाट्स जो है इंस्टॉल
इंस्टॉल हो चुका हुआ है। अब उसको हमने सेव करना है इन बैटरीज, और बैटरीज के साथ हमने शाम को वो यूटिलाइज करना है। तो अब हम पाकिस्तान में एक नया बूम देख रहे हैं जो कि सोलर के बाद एक बैटरी का बूम है। यस, जो आप बात बता रही हैं कि जो आप पूछ रही हैं कि हम अगर इसको सोलराइजेशन पूरी ले जाते हैं, नॉर्वे जो है वो 100% जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहा है। इट इज़ ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि 100% रिन्यूएबल पे है। हमें रिन्यूएबल ऐड करना चाहिए, लेकिन जाहिर बात है बेस लोड हमारे पास है ऑलरेडी, उसको हम चला सकते हैं। तो इसमें कोई बाहम नहीं है कि अगर हम जो है अगर टोटली हम सोलराइजेशन चले जाते हैं तो हम सोलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो वन टाइम है, और उसका जो आपको यूज़ है वो आपको पता है कि इस अराउंड 25 to 30 ईयर्स आपको उसका आउटकम मिलता है। ठीक है, दूसरे इस वक्त फौरी तौर पर लेने के लिए इकदाम क्या हो सकते हैं जो कि जल्द से जल्द जो है ना हमें आउटकम उसका मिले? सर, जो डिस्कोस हैं उनके इश्यूज जो हैं उनको सॉल्यूशंस निकालने की ज़रूरत है। जो आपका थेफ्ट हो रहा है, जो आपके मिसमैनेज हो रहे हैं, जो आपका डाटा आपके पास अवेलेबल नहीं है। 2012 में प्रोग्राम था यूएसएड का, विच आई ऑल्सो वर्क विद दैट, वो स्मार्ट मीटरिंग थी। उन्होंने पाकिस्तान के बहुत सी जगहों पे स्मार्ट मीटरिंग की, AMI मीटर्स लगाए, जो कि हम इतने सालों बाद आज दोबारा से वो एक फंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। स्मार्ट मीटरिंग क्या होता है कॉन्सेप्ट? सब ऑफ कोर्स जो आपके घर पे मीटर लगा हुआ है उसके अंदर एक सिम होती है। तो उसका सारा डाटा मैं किसी भी जगह पे उसको मैं बाय आउट कर सकता हूँ। तो और उसमें NPCC से कंट्रोल सेंटर्स बनाए थे यूएसएड ने, जो कि एक मेन काम पे तो कर रहे हैं, लेकिन उसको आगे एक्सटेंड नहीं किया गया। उसमें क्या होता है कि आपको पता चल जाता है एग्जैक्ट सोल्यूशंस, इश्यूज पता चलते हैं किस जगह पे क्या मसले हैं, किस जगह पे क्या मसले हैं, फिर आप डिस्कोस को भी ठीक कर सकते हैं। जैसे भी आपने देखा कि कल परसों एक नेशनल असेंबली में एक इशू था, तो उसमें ये कहा गया कि आप पुलिस को साथ में इसको रखें ताकि वो थेफ्ट इश्यूज़ को सारे सॉल्व करें, लेकिन बेशतर जो नेशनल असेंबली के लोग हैं उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, उस बिल को रिजेक्ट कर दिया। हम भी समझते हैं ठीक है, पुलिस भी पाकिस्तान की, आपको आइडिया कि वो इश्यूज़ हैं। हम ये चाहते हैं कि मिनिस्ट्री अपनी कोई खुद एक टास्क फोर्स बनाए जो कि डिस्कोस के साथ इस लेवल पे काम करे, और उसको पता हो कि उसने कैसे इन सारी चीज़ों को सॉल्व करना है। बहुत से इश्यूज़ हैं, जैसे आपको एक नॉर्मल इशू बताता हूँ मैं, कि अगर आपकी गली में आपने सोलर लगाया और आपका जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था उसकी कैपेसिटी फुल हो गई, तो अगर आपने आप सोलर लगाना है तो आपका जो सोलर है वो मेरे ट्रांसफार्मर पर डाल दिया हुआ है। तो अगर ये डाल के आपने मिनिस्ट्री को या आपने ऊपर NDC को सबको या नेपरा को आपने रिपोर्ट्स दी हुई हैं, तो सारी रिपोर्ट्स भी ख़राब हैं। अच्छा। आज जब पोर्टल जो है वो ठीक होने की कोशिश, अब नया पोर्टल बन गया है, तो जब आप पोर्टल को असेस कर रहे हैं तो कुछ ट्रांसफार्मर्स जहाँ पे जो खाली होने चाहिए थे, मतलब उसमें कोई सोलर नहीं होना चाहिए था, उस पर लोड डाला हुआ है। तो इसका मतलब है कि सारा जो काम है वो हार्ड कॉपीज़ में होता है, पेन के साथ होता है, तो उस वजह से जो डाटा कलेक्शन है वही ठीक नहीं है। आज अगर कोई कहता है कि 7 गीगावाट की नेट मीटरिंग है, तो वी डोंट नो कि 7 गीगावाट की है। अच्छा, मुझे एक ये बताएं कि जो अभी सोलर में शिफ्ट आया, जो पॉलिसी बनी है, इसमें एक ये कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि जो नॉन सोलर यूजर्स थे उनके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ रहा था और वो बिल पे कर रहे थे, उनका भी जो सोलर वाले थे। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, इसके लिए जो है ये सब कुछ किया गया। बिल्कुल, एक जगह पे वो तो है, उसकी एक लिमिटेशंस तो हैं। जाहिर बात है, अगर मैंने सोलर लगा लिया घर पे तो मैं बिल नहीं दे रहा, एंड यू आर पेइंग मेरा बिल, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि आप फिक्स चार्जेस जोड़ लें, ठीक है। आपने एक नेटवर्क बिछाया हुआ है, आपने एक नेटवर्क की कॉस्ट है, वो आप क्लाइंट से जोड़ लें, तो सबसे लेनी भी चाहिए। मतलब मैं समझता हूँ अगर मैं जीरो बिल ले रहा हूँ इतने दिनों से या इतने सालों से, तो जीरो बिल होना कोई अच्छी बात तो नहीं है। मतलब हम बहुत, जब आपको जरूरत पड़ेगी तब अवेलेबल तो है बिजली। बिल्कुल, दैट इज बैंक एनर्जी जो कि मेरे डोर स्टेप पे पड़ी हुई है, तो मुझे उसके लिए बिलिंग जरूर करनी चाहिए। तो वो यही मसला है कि हम जब एक लेके आते हैं सोल्यूशन, तो हम पूरा सोल्यूशन ही खराब कर देते हैं। हम कहते हैं जी सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, तो सब कुछ खत्म करने की बजाय आप थोड़ा सा उसको एक स्टेप्स के अंदर आप चीजें चेंज करें, तो लोग भी उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ठीक है जी ये इशू होने चाहिए। एक आम यूजर जो है वो अपने बेनिफिट के लिए क्या चीज़ें इस वक्त अडॉप्ट करे, अफोर्ड कर सकता है, तो सोलर की तरफ जाए और सोलर के साथ भी बैटरीज ऑप्ट करे या ग्रीन मीटर, वो क्या किस तरह? देखें, जो अभी हम पाकिस्तान में मसला भी है नहीं कि हम जब दोबारा बात कर रहा हूँ मैं कि हम जब सोल्यूशन लेके आते हैं, पॉलिसी लेके आते हैं, तो एक्सट्रीम शिफ्ट पे चले जाते हैं। दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया में अगर ऑस्ट्रेलिया में आज सोलर लगा रहे हैं तो आपने उसके 20% ऑफ दैट आपने बैटरी भी साथ में रखनी है। तो अगर पाकिस्तान में भी आप पहले दिन से ये चीज़ डाल देते हैं तो लोग सोलर लगाएंगे और साथ बैटरी भी ऐड करेंगे। तो बैटरी ऐड करने का मतलब है कि आपका जो नाइट टाइम है उसके अंदर भी आपको यूज़ मिल जाएगा। तो अभी जितने भी लोग हैं वो सारे हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं, अब ऑन ग्रिड की तरफ नहीं जा रहे, नेट बिलिंग नहीं करवा रहे, नेट मीटरिंग की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि वैसे वो गवर्नमेंट को बिजली नहीं देना चाहते अब, तो अब सारे सेव कर रहे हैं और शाम को वो यूज़ करेंगे। शाम को जो आपको 40-45 रुपये का पीक आवर्स मिलते हैं उस टाइम वो अपनी बैटरी को यूटिलाइज तो इसका मतलब कि उसमें जो ग्रिड स्टेशन वो वापडा का यूज़ कर रहे थे वो बैटरी का यूज़ करेंगे। सो उससे भी फिर क्या आपको नहीं लगता कि हमारी वापडा को ज़्यादा नुकसान होगा और फिर मज़ीद आवाम को
झेलना पड़ेगा? इशू ये ना कि देखें हर जो ऑफिस है ना वो अपना अपना इशू देख रहा होता है। अब एक इशू है कि आपका जो नाइट टाइम है, जो पीक आवर्स हैं, उस पर एकदम से लोड रैम्प होता है, तो वो मसला सॉल्व हो जाएगा। तो वो ऑफिस तो कहते हैं ठीक है जी मेरा मसला सॉल्व हो गया, लेकिन जो दूसरा मसला जो सीपीपी है जिसने आईपीबीएस को पैसे देने हैं, उसका मसला डिफरेंट है। तो ये मसला कि आप एक टेबल पे सारे बैठ के ये काम करते हैं, जो मैं वैसे एक रिकमेंड करता हूँ कि SIFC एक ऐसा इदारा है जो सारे अपने डिपार्टमेंट्स को एक जगह बिठाता है। तो अगर वो सबको बिठा के एक जगह पे सारे काम करवा ले और एक पॉलिसी बनाए तो मेरे लिए बेहतर होगा। ये तो हम इस बारे में भी कहते होते हैं, SIFC के अंदर एनर्जी सेक्टर आता है, बिल्कुल। लेकिन ये तो इस बारे में भी हम कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान का करिकुलम एक होना चाहिए और उसके लिए सारे सूबों को मिल मिला के बिठाना चाहिए, लेकिन वो कौन सा हो पाता है? सो आई थिंक नहीं हम लोग बना सके। हाँ, लेकिन आपको क्या लगता है हमारे फ्रेमवर्क में ही सारी खामियां हैं और हमको उसे ही ठीक करना चाहिए, या फिर डू यू थिंक कि नहीं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में उस तरह की खामियां हैं, या फिर हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, उस वजह से आपको लगता है कि? लेकिन तीनों चीज़ें एक ही हैं। अगर आपके एडमिनिस्ट्रेशन में खामी है तो करप्शन नहीं है, ठीक है। अभी जब लास्टली मैं एक बात कर रहा था एक जगह पे कि अभी डिस्कोर्स के इतने इश्यूज़ हैं कि अगर आप उसको जाके खुद जो ऊपर अदारे हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उनके अपने अदारे हैं, उनसे भी वो सॉल्व नहीं हो रहे बारे, बिल्कुल, क्योंकि इतने और आम आदमी जब सिर्फ सुनता ही है तो उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है कि इतना ज़्यादा जो रायता फैला हुआ है उसको साफ कौन करेगा? सही बात, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई थिंक या हम सबको सोचने की ज़रूरत है। अभी हमें क्या लगता है कि इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है? क्या हम खुद कफील हो सकते हैं? कौन सी हिकमत अमली हमें अपनानी चाहिए इमीडिएटली? देखिए अभी प्रपोजल या बिल्कुल ऐसे देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो डिस्कोर्स के इश्यूज़ को ठीक कर लिया जाए, जो थेफ्ट है उसको ठीक कर लिया जाए, उसकी नेट मीटरिंग जो है वो ठीक कर ली जाए, जो स्मार्ट मीटरिंग है, ताकि उसका डाटा ही तो आ जाए, ताकि आप उस डाटा पे काम कर सकते हैं। सारी दुनिया AI पे काम करती है, डाटा पे ही काम करती है, तो हमारे पास तो डाटा ही नहीं है तो हम उस पर काम कैसे करेंगे? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो अभी बैटरी बूम आया है, अगर वो बैटरी बूम अगर लोग ले लेते हैं और लोग लगाना शुरू कर देते हैं, तो उससे पहले अगर गवर्नमेंट अपने एंड पे लगा ले तो वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि ग्रिड के ऊपर बैटरी रख ले। तो जो ऑलरेडी जो भी ग्रिड स्टेशन हैं उन सब पे जो है वो मैक्सिमम जनरेशन है सोलर की, और वो नेगेटिव पे चल रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट अपनी वहाँ पे अपनी बैटरीज रख लें विद दैट इन्वेस्टर्स, तो वो वहाँ से अपनी चीज़ें भी निकाल सकते हैं, मतलब अपने बाय आउट भी हो सकती है चीज़ें, और वो उनकी सोल्यूशंस भी ठीक हो जाएंगे इशूज़। ठीक है, ये सोलर से हट के अब मजीद घरों के लिए कोई और टेक्नोलॉजीज भी आई हैं? नहीं, एट द मोमेंट जो है सोलर एंड बैटरी जो बेस्ट है, और जो बेस्ट है वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हैं, जो कि नेक्स्ट हमने एक पॉलिसी बना चुकी है अपनी हमारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड पॉलिसी प्रोडक्शन। उस पॉलिसी के तहत जो है सारी लोकलाइजेशन हो जाएगी अभी बैटरीज की। तो पाकिस्तान में बैटरी असेंबली लाइन्स जो है 30 to 35 असेंबली लाइन्स पाकिस्तान में आ चुकी हुई हैं, और वो इसके ऊपर काम कर रही हैं। अब बैटरीज की कॉस्ट और कम हो जाएगी, हर बंदा उसको लगा सकता है घर के अंदर। वेरी नाइस। वेल, थैंक यू सो मच मिस्टर हसनात फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ख़वातीन और हज़रात, पावर सेक्टर का मसला है तो सही, लेकिन अच्छी बात ये लगती है, नहीं मुझे अच्छी बात ये लगती है कि हमारे स्टूडियोज़ में जो भी आते हैं, या मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे जब भी पावर सेक्टर से किसी को बात करते हुए सुन रहा होता हूँ एक्सपर्ट को, तो पाकिस्तान के अंदर हल मौजूद हैं, उनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। वो सिस्टम बनाने की अगेन प्रॉब्लम जो है ना वो हर जगह पे हमें फेस करनी पड़ती है, और उसी की वजह से पूरा मुल्क जो है ना वो इस बिजली की शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा है। एनर्जी क्राइसिस ऑल अराउंड द वर्ल्ड तो है, लेकिन पाकिस्तान उसका सामना जब करता है, और हम लोग बिल्कुल एज पे चल रहे होते हैं, जैसे कुछ डिस्टर्बेंस होती है तो फिर डायरेक्टली आवाम पर जो है ना वो और बहुत बुरा असर आता है, एब्रप्ट तरीके से आता है, बिल्कुल भी अनबेरेबल होता है। तो आई थिंक हमें ऐसी पॉलिसीज अपनानी चाहिए कि एटलीस्ट हम किसी इस तरह की, ये भी एक नेचुरल डिजास्टर ही हम कह सकते हैं, उसके लिए तैयार तो रह सके। छोटी सी हेडलाइंस का वक्त हुआ चाहता है हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूवर्स वंस अगेन। इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से। पाकिस्तान का आइन ख़वातीन को जो हुकूक़ फराहम करता है उसमें तालीम के हवाले से भी है, रोज़गार के हवाले से भी है, जायदाद के हवाले से भी है, विरासत और इंसाफ तक जो रसाई है, ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं क़ानून में। लेकिन सबसे बेसिक राइट की अगर हम बात करें, तालीम, पाकिस्तान में बहुत सारी बच्चियाँ इस वक्त तालीम के हक़ से जो है वो महरूम है, जिसकी वजह से उनको ये मालूम ही नहीं पड़ पाता कि उनके पाकिस्तान के लॉ में उनके लिए क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और किस तरीके से वो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकती हैं, कैसे अपने हुकूक हासिल कर सकती हैं, और कहीं पर
अक्सर ख़वातीन को ये मालूम नहीं चल पाता पूरे पाकिस्तान के, अगर हम फार फ्लंग एरियाज़ की बात करें और अंदरून की बात करें, कि उनके विरासत के क्या हकूक़ हैं और उनके अपने घर के अंदर जो है वो क्या बेसिक राइट्स हैं जो उनको मिलने चाहिए। और फिर जब ख़वातीन काम करने के लिए बाहर निकलती हैं उनको फिर हरासगी का भी सामना करना पड़ता है, और अब तो ये बात बढ़कर घर के अंदर तक भी जो है वो पहुँच गई है। मुख्तलिफ़ किस्म की हरासमेंट पर हम लोग बात करते हुए, अवेयरनेस फैलाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप लोग बाहर निकलें, काम करें, वहीं पर उनको ये बताएं कि उनके हकूक़ हैं क्या। इसीलिए आज का ये सेगमेंट ख़वातीन के हकूक़ के नाम जो है डेडिकेट है, और हमारे साथ जो मौजूद हैं शख्सियत वो ख़ुद एक लॉयर हैं और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। वी हैव विद अस मोहतरमा एडवोकेट हुमा तारिक साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। हुमा साहिबा, बिल्कुल बेसिक राइट्स जो पाकिस्तान के कानून में मौजूद हैं ख़वातीन के लिए, उनके ऊपर जो है रोशनी डाली गई। देखें, बेसिकली हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेसिक हमारा राइट है फंडामेंटल राइट, ठीक है। उसमें आपका आ जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, आ जाती है फ्रीडम ऑफ ट्रैवल, आ जाता है। ये सब जो आपके बेसिक्स राइट हैं, ठीक है, किसी शहरी को ये हासिल हैं। और जहाँ तक हम बात करें अब ख़वातीन के राइट्स के बारे में हम अगर बात करें तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन। अगर आप की जो आने वाली नस्ल है, आपकी ख़वातीन है, वो एजुकेट नहीं होंगी तो वो हमारा जो मुआशरा है ना उसमें अवेयरनेस आ ही नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे है। और आप देखें बहुत सारे जो रूरल एरियाज़ में देखा जाए तो वहाँ पे तो फ़ीमेल्स की एजुकेशन की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ पे फ़ीमेल्स के लिए एजुकेशन का कोई निज़ाम नहीं है। वहाँ पे फ़ीमेल की एजुकेशन हासिल करना जो है वो शायद बुरी बात समझी जाती है। मेल्स तो फिर कुछ ना कुछ करके अगर उनको वो एक पॉइंट पे वो एजुकेशन हासिल करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन फ़ीमेल्स के नहीं। तो जब तक कोई भी बच्ची फ़ीमेल्स जो हैं वो एजुकेशन नहीं हासिल करेंगी, उनको एजुकेट नहीं किया जाएगा, तो वो आपके लिए एक सोसाइटी में मेन रोल है फ़ीमेल्स। क्योंकि एक फ़ीमेल जो है वो एक माँ भी है, एक टीचर भी है, एक घर में बेसिक रोल जो है वो अदा करती हैं। तो वो जब खुद एजुकेट नहीं होंगी तो वो अपने बच्चों को उस तरह से प्रॉपर एजुकेट नहीं कर सकती, वो अपने बच्चों को अवेयरनेस नहीं दे सकती। तो हमारा जो बेसिक फंडामेंटल राइट है वो एजुकेशन है। हमारी गवर्नमेंट को, हमारे जो दीगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनको इस पे काम करना चाहिए। उसको जो फीमेल्स की एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। आपके लिहाज से काम करना कैसे होगा, क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए? देखिए, बेसिकली अगर शहरों में तो फिर इसकी अवेयरनेस है, लोग एजुकेशन हासिल करते हैं, फीमेल्स को भी लोग अपनी बच्चियों को भेजते हैं स्कूल्स में। लेकिन जो गांव है, गांव के एरियाज़ में इसके कुछ सेशंस होने चाहिए। गवर्नमेंट को अपने बहुत सारी एनजीओज़ हैं वो इस पे काम कर भी रही हैं, बहुत सारे ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं वो स्कूल्स रन भी किए जा रहे हैं। बेसिकली गुर्बत भी इसमें एक मेन रोल प्ले करती है, जो लोगों का अवेयरनेस के साथ साथ, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे वो फ्री एजुकेशन दी जाती है, लेकिन अवेयरनेस उनकी जो बेसिक उनकी मदर लैंग्वेज है या उस एरिया की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज की बेस पे आप वहाँ पे सेमिनार्स कंडक्ट करवा सकते हैं, वहाँ पे वर्कशॉप्स हो सकती हैं, लोगों को अवेयरनेस दी जाए ताकि वो अपनी बच्चियों को स्कूल में भेजें। उनको एजुकेशन जो है वो हासिल करने का उनका बेसिक राइट है। वो एजुकेशन हासिल करेंगे तो उनको अपने जो बाकी राइट्स हैं उनके बारे में भी अवेयरनेस हासिल होगी। अगर हम बात करें बाकी राइट्स की, जैसे आपने कहा एजुकेशन इज़ वेरी बेसिक, हम इस बात पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर खातून को जो है हम उसका हक दें। लेकिन सपोज़ एक वेल एजुकेटेड खातून है, वो बाहर माशरे में काम करना चाहती है, रोज़गार करना चाह रही है, लेकिन उसको इतनी अवेयरनेस नहीं है या उसके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, या सपोज़ हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, इंटरनेट पे आजकल अब जो है रास्की के वाक़यात हम देख रहे हैं, उसमें भी इजाफा हो। ऐसे में ख़वातीन अक्सर जो हैं वो इसके शिकार हो जाती है कि वो बात नहीं करती हैं या किसी न किसी मजबूरी के तहत चुप हो जाती हैं। क्या उन ख़वातीन के क्या राइट्स हैं जिनको इस बारे में इल्म नहीं है कि वो कहाँ जाए, कहाँ रिपोर्ट करें, या उनको किस तरह इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया। देखें, बहुत सारी वेल एजुकेटेड ख़वातीन भी हैं, लेकिन सम टाइम उनके साथ बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं, लेकिन बदनामी के डर से उस चीज़ को रिपोर्ट नहीं किया जाता, या फैमिली प्रेशर होता है। आपका एक फैमिली का इमेज होता है, आपका सोसाइटी में एक इमेज होता है, आप उस डर से जो है उसको नहीं कम्युनिकेट कर सकते। लेकिन
इसमें बहुत सारे अब एक्ट्स बन गए हैं, लॉ पास हो गए हैं। जिस तरह हरासमेंट से रिलेटेड भी 2010 में जो है वो हरासमेंट एक्ट आ गया। वर्क प्लेस पे अगर कोई आपके साथ हरासमेंट करता है तो आप उसको फौरी रिपोर्ट करें। उसके लिए आपके पास बहुत सारे फोरम्स हैं, लेकिन अवेयरनेस हरासमेंट की जो है वो भी बता दीजिएगा डिटेल ज़रा कि हरासमेंट किन किन चीज़ों पे जो है वो तस्वुर की क्योंकि पहले हम सिर्फ फिजिकल हरासमेंट पे बात करते थे, अब तो इवन आप फिजिकल के साथ साथ मेंटल हरासमेंट, वर्क प्लेस में मेंटल हरासमेंट भी हो सकती है और इस तरह की बात बाकी सारी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको देखिए, इसमें लाजमी नहीं है कि कोई किसी को टच करे तो वही हरासमेंट में आता है। कोई किसी को वहाँ पे काम, अपनी वर्क प्लेस पे काम नहीं करने दिया जाता, आपको बुली किया जाता है, आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है, टेंस इन्वायरमेंट दिया जाता है, आप वहाँ प्रॉपर काम नहीं कर पाते, तो ये सब हरासमेंट में ही आएगा। और वर्क प्लेस पे जो हरासमेंट के लिए स्पेशली फीमेल्स के लिए ही, और इसमें ये नहीं है कि खाली फीमेल, मेल्स के लिए भी ये उसी तरह से वो जो लॉ है, लेकिन फीमेल्स के लिए स्पेशल, क्योंकि फीमेल्स एक बहुत बड़ा स्टेप उठा के घर से बाहर निकलती हैं, इंडिपेंडेंट जो है वो तरीके से अपनी जॉब को करना चाह रही हैं, खुद इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, तो उसके लिए फिर ये कवानीन बनाए गए हैं। और लेकिन इसमें भी बात वही आती है कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब आपके साथ कोई रॉन्ग हो, आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप उस रॉन्ग को रिपोर्ट कर सकें। एग्जैक्टली हुमा साहब यही बताएं कि रिपोर्ट कहाँ पर करना है, क्योंकि ये अक्सर सवाल आता है कि कुछ हम केसेस ऑनलाइन सुनते हैं जो साइबर से रिलेटेड होते हैं, वो FIA साइबर विंग में आप करें। कुछ जगहों पर ख़वातीन जो है वो पंजाब का वुमेन हरासमेंट सेल बना हुआ है, वहाँ पर वो रिपोर्ट करती हैं, और कुछ केसेस हमें फेडरल ओम्बड्समैन में जो है वो मिलते हैं। तो ये डिफरेंशिएट क्या है इसमें बेसिकली ये है कि आप चाहे किसी भी पॉइंट पे जाके, किसी भी फोरम पे जाके, आपने अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप इवन पुलिस स्टेशन में भी जाके उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने और वो आके उसको अपने तरीके से परस्यू करेंगे। सेल्स जो बने, आप उन सेल्स में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, ओम्बड्समैन में जा सकते हैं। आपने किसी भी फोरम को जो है वो जाना है, अप्रोच ज़रूर करना है। इसमें देखिए, इमरजेंसी कॉल के लिए वो एक सेल बनाया है, 1999 उसका नंबर है। आप इमरजेंसी, आपके साथ कोई होता है तो आप फ़ौरन उस पर कॉल करें, रिस्पॉन्ड करें। जैसे 15 है उसी तरह से वो एक सेल बना हुआ है, तो आप फ़ौरन रिस्पॉन्ड नहीं जब तक करते तो आप जो है वहाँ नहीं जाते, तो कोई आपके घर बैठ के तो नहीं आपकी हेल्प करने के लिए आ सकता। सवाल पैदा होता है कि बहुत सारी ख़वातीन इसलिए भी नहीं रिपोर्ट कर पाती है कि उनको लगता है कि उनको इंसाफ मिलने तक शायद उनकी अगली जनरेशन भी बड़ी हो जाती है, राइट। फिर दूसरा इसी से मिलता जुलता सवाल ये है कि कुछ ख़वातीन अगर कुछ हैरेसमेंट का सपोज रिपोर्ट करती है तो अगला उनसे ये सवाल किया जाता है कि क्या प्रूफ है आपके पास। तो क्या किसी के साथ जब हैरेसमेंट हो रही हो वो उस टाइम ये करती है कि जी उसकी वीडियो बनाए ताकि वो एटलीस्ट उसकी शवाहिद तो दे सके। तो आपको नहीं लगता कि दिस इज अनजस्टिफाइड कि जी आपके साथ फिजिकल हैरेसमेंट हुई है तो आपके पास सबूत कहाँ है? बट ऑन द अदर हैंड आप ये देखें तो बहुत सारी जगहों पे फिर इसका गलत इस्तेमाल भी होता है, डेफिनेटली होता है। बारे में हमें जी बिल्कुल होता है ऐसा। लेकिन इसमें देखें, जब आपने एक चीज़ को रिपोर्ट किया, आप वहाँ पे जाएंगे, अपनी रिटन कंप्लेंट देते हैं, वो दोनों पार्टीज को बुलाया जाता है, कॉल किया जाता है, और आपको पता है झूठ के पाँव नहीं होते। बिल्कुल ऐसे जब आप वो ऑब्वियसली जो जज करने वाले लोग होते हैं वो इन चीज़ों को डील कर रहे होते हैं। उससे बड़ी बात ये है कि कौन सी ऐसी खातून होगी जो अपने आप पे जो है वो इतनी बड़ी बात करने के लिए आगे बढ़ेगी। इसी तरह के केसेस में इसीलिए बहुत सारी कानून में जजमेंट्स आ गई हैं। जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उन्होंने जजमेंट्स दे दिए कि जो सॉलिटरी स्टेटमेंट है खातून की वो सफिशिएंट है उसके जो क्लेम को प्रूफ करने के लिए। अच्छा, ऐसी है जी बिल्कुल, इस तरह की सुपीरियर बिल्कुल सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट्स हैं इसमें। ओके। तो और अगर कोई इसमें आपके वर्क प्लेस से कोई आपको सपोर्ट करते हुए एज अ विटनेस आपके साथ एविडेंस देता है तो वो आपको और ज़्यादा उसका फ़ायदा मिल जाता है। ठीक। अच्छा, ये इसी से जो उसके साथ दूसरा सवाल था कि इंसाफ मिलते मिलते आपको सदियाँ गुजर जाती हैं, उस पर बताइएगा ज़रा। अच्छा, उसमें भी बिल्कुल ऐसा है। हमारे असल में सिस्टम में ना बहुत सारे लकूनाज हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है, उन लकूनाज को फिल करना चाहिए। उसमें यह है कि एक्सेस, आप समटाइम जाते हैं और वहाँ पे आपको एक्सेस नहीं मिलती राइट पर्सन्स तक, जिसने आपको जो आपको रिलीफ देनी है। समटाइम ये हो जाता है, समटाइम ये है कि अवेलेबल नहीं है, उनकी वजह से कुछ डेट्स हो जाती हैं, और फिर लोग तंग आकर, क्योंकि वो कहते हैं कि हम चक्कर लग रहे होते हैं ना, आप एक तो वैसे मेंटल तौर पर स्ट्रेस में होते हैं, आपके साथ एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, आप काम नहीं कर पा रहे, फिर जब वहाँ पे आपको रिलीफ मिलते तो फिर लोग कहते हैं कि इस चीज़ को छोड़ देते हैं। फैमिली प्रेशर भी आ जाता है ना
कि छोड़ें, क्या ज़रूरत लेकिन है। हुआ ऐसे क्यों होता है? बहुत सारे इवन लॉयर्स को भी मैंने ऐसे देखा है कि वो अपनी फ़ीस तो ले लेते हैं, उसके बाद वो सिर्फ तारीख लेते हैं, या फिर अपनी तारीख पे भी खुद नहीं लेने के लिए आते, वो किसी न किसी अपने एसोसिएट को भेजते हैं कि जी तारीख ले लो। इंसाफ दिलाना उनका काम है, लेकिन वो दिलवाने में भूल चूक क्यों करते हैं? देखें, इस तरह हर तरह के लोग, देखें 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। नहीं अच्छे लॉयर्स भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं। जाहिर बात है हर प्रोफेशन में 2 तरह के लोग होते हैं, तो वो उनकी वजह से शायद एक इमेज क्रिएट हो गया कि इस तरह से होता है। लेकिन जो लोग अपनी जॉब को जस्टिफाई करते हैं, आपने कल को अल्लाह को जवाब देना है। आपने अगर किसी से फीस लिया है, आप उसका काम प्रॉपर तरीके से करें, प्रॉपर हियरिंग देखें। आगे डिसीजन आपके फेवर में होना नहीं होना, आप जज को कन्विंस कर सकें नहीं कर सके, वो तो बात की बात है ना। आप अपने केस को प्रॉपरली परस्यू करें। क्लाइंट के राइट्स के लिए आपने जाके बोलना है। जब आप बोलेंगे, जज को अपना जो मैटर है उसको कन्विंस करेंगे, तभी आपको रिलीफ अभी मिलेगा। रिसेंटली एक वाक़या हुआ और जिस पर जो बिल्कुल उसके उलट है, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, हरासमेंट से रिलेटेड अगर खातून ने जाके बताया है, ठीक है, तो आपने कहा सुपीरियर कोर्ट की वो हर सेल्फ जो है स्टेटमेंट काफ़ी है। लेकिन डेफिनेटली जब होते हैं जाके आप जो है डेट्स लेंगे, ठीक है, बार बार जाएंगे कोर्ट में और आगे केस को परस्यू करेंगे। सो वी हैव केस ये अली ज़फ़र एंड मीशा शफ़ी, एंड वी हैव सीन कि मीशा शफ़ी को 2 दफ़ा जो है वो कोर्ट से इस तरीके से हुआ है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब कोई केस जो है वो परस्यू हो तो इंसाफ जो है वो आखिर में मिले उसी को जो डिज़र्व करता हो। अब ऑन द अदर हैंड मीशा शफ़ी स्टिल शी इज़ क्लेमिंग दैट कि उनके साथ जो है वो हुआ है और बिल्कुल उनका एक राइट है, वो इस तरीके से बिल्कुल बात रख सकती हैं, लेकिन कोर्ट का डिसीजन कुछ और होता है। सो अब ऐसी सिचुएशन जब बन जाती है तो लोग ना इस पर डिबेट करते करते फिर अपने मुख्तलिफ नतीजे निकालना शुरू कर देते हैं। ख़वातीन को लगने लग जाता है कि यार देखो उसको भी इंसाफ नहीं मिला, बीइंग अ पब्लिक फिगर, तो मुझे जो है वो कैसे मिलेगा। दूसरी तरफ मर्दों को ये लगने लग जाता है कि यार ये देखो कि इस तरीके से हिट होती हैं, ठीक है, और लड़कियाँ जो है वो करती हैं लोगों को टारगेट। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखें, ये तो अब लॉयर का काम है ना कि आपने किस तरीके से अपना केस कन्विंस करके प्लीड करना है। आपने कोर्ट में किस तरह, क्योंकि कोर्ट में जजेस जो है वो जो एविडेंसेस हैं, जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं, आप पे क्रॉस एग्जामिनेशंस होती हैं, उसी के बेस पे वो जो भी डिसीजन देंगे ना, जजमेंट देंगे। अब हो सकता है, देखें, अब मैं ये नहीं कहती कि मीशा शफ़ी हो सकता है राइट हो सकता है गलत, मैं भी यही कहता हूं। लेकिन जज साहब ने अगर कोई फैसला दिया है तो उनके पास जो एविडेंसेस आई होंगी, जो क्रॉस एग्जामिनेशंस आई होंगी, जब उनको क्रॉस किया जाता है, जो विक्टिम है उसको भी क्रॉस किया जाता है, जब उसके बाद जो डिसीजन निकलता है उसके बेस पे फैसला आता है। तो हो सकता है इसमें हम समझ रहे हैं शायद अली ज़फ़र जो है वो गलत है, तो हो सकता है वही विक्टिम हो। ये भी तो एक हो सकता है। कुछ ख़वातीन वैसे भी बेजा इस्तेमाल भी करती हैं। एग्जैक्टली, तो वो अपने राइट का नहीं, मैं आवाम के लिए आपको चाह रहा हूँ कि आप मैसेज दें कि ज़रूरी नहीं है कि किसी के केस को एग्जाम्पल बना के आप अपने ऊपर जो है उसको करेंगे, मेरे साथ भी यही होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें आपको किसी को नहीं देखना, आपने अपना इंडिपेंडेंट, हाँ बिल्कुल डिफरेंट है, आपने अपने राइट के लिए आवाज़ उठानी है। और मेरा ख्याल है कि अगर आपके साथ ना, ये पाकिस्तान में हमें इस पर एजुकेशन देनी चाहिए, अगर आपके साथ ज्यादती हुई ना किसी भी किस्म की, चाहे वर्क हरासमेंट है, चाहे मर्दों के साथ ज्यादती हुई है, अपने केस को जो है ना वो परस्यू करें, उसके पीछे लगे, खुआरी उठाएं उसके पीछे। ऐसे ही है। और जब तक आप उसके पीछे नहीं लगेंगे, आपको एंड तक कोई रिजल्ट नहीं मिलता। और इसमें आपको आवाज़ उठानी पड़ती है खुद अपने राइट के लिए। जब आप खुद नहीं आवाज़ उठाएंगे, कोई दूसरा आपके लिए नहीं करेगा, सिर्फ आपको अपने राइट्स के लिए खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो हम मेरे जहन में ना 1-2 सवाल अभी क्लिक किए हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं, बट डेफिनेटली ख़वातीन से ही रिलेटेड है। एक तो ये है कि अभी पिछले दिनों ही मैं देख रही थी कि कम उम्री से रिलेटेड कोई एक और बिल भी पास हुआ है, ठीक है। एक तो उसके बारे में बताइए। सपोज़ अगर एक लड़की की उम्र 14 साल है, जो कि कम उम्र है, ठीक है, उसकी शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है, और फिर वो ये करार दिया जाता है कि अभी वो कम उम्र है, तो बाद में क्या वो उसका वेट किया जाएगा कि जब वो बालिग उम्र में पहुंचेगी तो उस निकाह को कंज्यूमेट किया जा सकता है, या फिर वो निकाह वाइड करार दे दिया जा सकता है, ये बताइएगा। और दूसरा ये भी बताइएगा, भी पिछले दिनों में डाउरी का हमने एक केस देखा था कि हमारी खातून जज ने जो है उनकी डाउरी का पूरा सामान इवन कोर्ट जो है मंगवा लिया था, खातून जो डिवोर्स मांग रही थी। सो ऐसी सिचुएशन में क्या हमारे डाउरी के कोई इस किस्म के भी लॉज हैं कि आजकल जहेज़ अगर कोई मांगेगा सपोज़, तो उस पर कोई चार्जेस हो सकते हैं या उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल।
इसमें ये कि डॉवरी से रिलेटेड तो हमारे अब नहीं, बहुत पुराने कवानीन है। डॉवरी जो है ये इसमें हमारे लॉज में प्रोहिबिटेड है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक इस्लाम है, में भी मांगना भी और वो इसका नहीं है, लेकिन होता क्या है कि हमारे माशरे में इतनी लंबी लंबी लिस्ट बनाकर दे दी जाती है और अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स जो हैं फीमेल्स बच्चियों के, तो वो मजबूर होते हैं, हालांकि जो घर हैं वो डॉवरी की बेस पे नहीं बसते। बिल्कुल ऐसे ठीक है। और उसमें जो है ये, अब आप जहाँ तक बात कर रही हैं डॉवरी आर्टिकल्स वगैरह, सम टाइम आपने जिस टाइम पे शादी होती है इतना नहीं होता, लोगों को एजुकेशन नहीं होती, अवेयरनेस नहीं है कि लोग लिस्ट बनाएं डावरी आर्टिकल्स की। और क्योंकि जिन्होंने अपनी बच्चियों को आबाद करना होता है, या बच्चियों ने भी जिन्होंने, वो कोई लिस्ट या सामान जहेज की या रसीदात वगैरह नहीं रखी जाती। बिल्कुल ऐसा ठीक है। लेकिन लॉ में यही वही बात है कि जजमेंट्स हैं, कवानीन मौजूद हैं कि आपकी स्टेटमेंट पे जो आपने डॉवरी आर्टिकल्स की लिस्ट एक लगाई है, वो आपके स्टेटमेंट पे आपको वो कोर्ट डिग्री ग्रांट करती है। लेकिन उसमें यह है कि सम टाइम पे खवातीन की तरफ से उस कानून का बेजा इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल ऐसे कोई एक्सेस बिल्स बना दिए जाते हैं, फेक बिल्स बना दिए जाते हैं, लिस्ट जो है बहुत लंबी चौड़ी लगा दी जाती है। तो फिर उसमें यह है कि जज जो है उसने अपना रोल प्ले करना है। आपने उसको देखना है कि आया खातून के पेरेंट्स का इतना फाइनेंशियल स्टेटस था, इतना है कि वो उसको पे कर सकते थे, उसको डावरी आर्टिकल्स लेकर दे सकते थे, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर कोर्ट डिसीजन देगी। ठीक है। लेकिन अगर एक किसान की बेटी है और वो बाप उसका क्लेम कर रहा है कि मैंने उसको लैंड क्रूजर दी है डॉवरी में, तो ये इम्पॉसिबल है ना। ठीक। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कुछ ऐसा भी है कि सपोज आज के दौर में तो लैंड क्रूजर देता है मैम। नहीं, गाड़ियाँ भी देते हैं, बहुत बहुत डिमांड्स होते हैं, लेकिन क्रूजर नहीं देते। हाँ, जितनी महंगाई है शायद नहीं दे सकते। ऐसा है कि अगर कोई फैमिली जो है वो डावरी लेने पे बज़िद हो और अगले दे ना सकते हो, तो ऐसे कुछ आर्टिकल्स हैं जो उन पे लागू हो सकते हैं? जी बिल्कुल। उसमें ये है कि ख़वातीन के सामाने जहेज़ जो है वो ऑब्वियसली हस्बैंड के घर में होता है। जब लड़ाई होती है, वो अपने पेरेंट्स के घर में आ गई है, उसने केस फाइल करना है, थ्रू कोर्ट उसने अपनी डावरी लेनी है, तो उसमें कोर्ट में अगर तो हस्बैंड की तरफ से स्टेटमेंट आ जाती है कि ये लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंगली हम देने को तैयार हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तो फिर कोर्ट के थ्रू बेलफ अपॉइंट किया जाता है। वो बेलफ जाएगा, जाके वो एज़ पर द लिस्ट जो है उसके घर में जो आर्टिकल्स पड़े होंगे वो खातून को दिलवाएंगे और वो उसको जो हैंड ओवर की जाती है और फिर वो लिस्ट कोर्ट में सबमिट कर दी जाती है। जो सवाल का पहला हिस्सा था, छोटी उम्र में शादी, अगर वो कॉन्ज्यूमेट होगी बाद में या फिर वो वॉइड, नल एंड वॉइड करा दी जाएगी। देखें, इस्लाम के मुताबिक तो प्यूबर्टी जो है ना, उसमें जब आप उस एज तक खातून पहुंच जाती है तो उसकी शादी हो जाती है। ठीक है। लेकिन अब ये जो लॉ है, उस लॉ के अकॉर्डिंगली तो ऑब्वियसली जब तक आपका आईडी कार्ड नहीं बनेगा, वो एक इरेगुलरिटी तो है पर इलीगैलिटी नहीं है। ठीक है ना। बिल्कुल। तो वो आप उस इलीगैलिटी में नहीं उसको कंसीडर करेंगे। इरेगुलरिटी है तो ऑब्वियसली जब वो उसकी एज हो जाएगी, उस एज पे पहुंच जाएगी, तो वो वैलिड हो जाएगी। तो मतलब कि वो उस दौरानिया तक वेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। वो वॉइड नहीं करानी। लेकिन अगर बात की जाए बिल्कुल बचपन की शादी होंगी, नहीं, वो तो बेनिशो वॉइड है, वो तो बचपन की शादी तो हो ही नहीं सकती। तो वो तो क्योंकि देखें उस वक्त एज ऑफ प्यूबर्टी भी नहीं है, तो वो किस तरह से वो हो सकती है? वो तो पॉसिबल ही नहीं है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं वो पॉसिबल। अक्ल शऊर भी नहीं है ना। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसे। अच्छा मैम, अक्सर केसेस मुझे जो सुनने को मिलते हैं ना, इस्लामाबाद में बच्चियां जो आई हुई हैं दूर दराज से या फैमिलीज़ जो शिफ्ट हुई हुई हैं कि उनके वालिदैन के ख़यालात कुछ और हैं, बच्चों के ख़यालात कुछ और हैं, और एक वक्त आता है कि वो लोग इंडिपेंडेंट हो जाती हैं और फिर वो ये चाहती हैं कि हम लोग अपने वालिदैन से अलहदगी ले लें अगर ख़ानदान बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। ठीक है। और मैंने ऐसे केसेस देखे हैं पर्सनली कि वाकई में उन बच्चियों को बहुत मुश्किलात दरपेश हो रही होती हैं, काम करने में भी, घर के अंदर उठने बैठने में भी। फैमिली उनको ऐसे ट्रीट करती है जैसे पता नहीं वो क्या बाहर जाके जो है ना वो गुनाह कर रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कानून को इजाज़त देता है कि आप अपने पेरेंट्स से अलहदगी जो है वो इख्तियार करें? देखिए, पेरेंट्स के साथ अलहदगी इख्तियार करना ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट वो चीज़ है। लेकिन जब आप मेजर हो जाते हैं, आपका आईडी कार्ड बन जाता है, आप एक इंडिपेंडेंट शहरी बन गए, ठीक है। जैसे हम बाहर के मुल्कों में भी ऐसे होता है कि आप बाउंड नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं। ये तो हमारी एक मोरालिटी है, हम अपने उसमें जो है वो
पेरेंट्स के साथ अटैच होते हैं, अटैचमेंट है, मोहब्बत है, उसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं उनके। और इस्लाम के मुताबिक अगर देखा उनकी जाए, जान को थ्रेट हो जान को थ्रेट हो तो आप डेफिनेटली यू कैन सेपरेट विद योर पेरेंट्स। लाजमी तो नहीं है कि आप उनके साथ यूके में इसके हवाले से एक लॉ भी है कि आपको अगर अपने पेरेंट्स या अपने गार्डियन से बिल्कुल कतई ताल्लुक करना है और सेपरेट होना है, सो उसकी भी एक एज लिमिट है और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन है प्रॉपर यूके लॉ के मुताबिक। इस तरह से कोई लॉ नहीं अभी तक बना, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में इस तरह से कोई लॉ नहीं बना। लेकिन जब आप 18 देखिए, बहुत सारे, मैं आपको एक इसकी एग्जांपल दे देती हूँ कि कस्टडी के केसेस होते हैं। अब बच्चा, माँ और बाप दोनों की सेपरेशन होगी, बच्चा लेट सपोज माँ के पास रह रहा है, अब बाप को विजिटेशन का राइट है, ठीक है, बाप उससे मिलता है। जैसे ही वो बच्चा या बच्ची उसका 18 साल का होता है, उसका आईडी कार्ड बनता है, वो रिफ्यूज कर सकते हैं। वो कहीं नहीं, पहले बच्चे रिफ्यूज नहीं कर सकते। उससे पहले ये होता है कि विजिटेशन तो ऑब्वियसली बाप का राइट है। वो अगर बच्चा कोर्ट में बोले कि नहीं, अगर बच्चा रिफ्यूज, जी, वो बच्चे की एक एज जो है ना, जब वो अपनी साउंड माइंड है, अपने डिसीजंस ले सकता है, कोर्ट ने देखना है कि बच्चे की वेलफेयर जो है ना वो प्रायोरिटी है। तो बच्चा अगर अपना डिसीजन सही तरह, वो मेडिकली वो आंसर सही कर सकता है, उसमें फिर कोर्ट का, जज का रोल है कि उसने उसको क्वेश्चन करके उसको देखना है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ये अपने डिसीजंस ले सकता है। बाज़ बच्चे 10-11 साल की उम्र में भी बहुत समझदार होते हैं, वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं, तो भी उनकी जो है उसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी जो वो कहेंगे। ठीक है। जायदाद के हवाले से बहुत सारी बच्चियों को जायदाद मिलती ही नहीं है और उनको पता ही नहीं है कि कानूनी हक है क्या, तो ज़रा बताइएगा प्लीज़। अच्छा, जायदाद के हवाले से भी बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह विरासत के ये जो कवानीन हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि बच्चियों को बस जहेज़ दे दिया गया तो उनका राइट ख़त्म हो गया। हाँ। और ऐसा होता है, और फिर उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है कि भाई है, चले जी आपने उनके नाम पे जो है वो अपनी ट्रांसफ़र करवा दें, खैर है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो ये जो है अवेयरनेस नहीं है लोगों को, और फीमेल्स जो है वो इमोशनली ब्लैकमेल होती हैं और वो अपने जो राइट्स हैं, अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम पे सरेंडर कर देती हैं, ठीक है। इवन लेकिन कानून में ऐसा कुछ नहीं है। कानून में ये ख़वातीन का राइट है, उनकी शादी पे उन्हें जितना मर्जी जहेज़ दिया वो उनके पेरेंट्स ने दिया, जो उनका विरासत में हिस्सा है वो एंड तक उनका इंटैक्ट है और वो उन्हीं को मिलेगा। और उसके बाद जो ख़वातीन इवन के उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके जो भी हस्बैंड और वाइफ के दरमियान भी जो चीज़ खातून कमाती है और जो उसकी सैलरी है वो बाउंड नहीं है कि वो हस्बैंड को दे। जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा बनेगा वो उसका राइट है। उसकी सैलरी, उसकी जो अर्निंग है वो सब उसका राइट है, या उसकी प्रॉपर्टी में से उसको कोई पेरेंट्स की तरफ से शेयर आ रहा है तो वो उसका राइट है, वो हस्बैंड का राइट नहीं है। ठीक, तो ये भी अवेयरनेस होनी चाहिए। अच्छा मैम, कुछ केसेस ऐसे भी सामने आते हैं कि एक खातून है, उन्होंने अपनी जवानी में अपनी जो है वो नहीं ली जायदाद, और वो जायदाद डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हुई। वो आज दिन तक उनके वालिद या उनके जो भाई हैं उनके नाम पर है, और करते करते वक्त आ जाता है कि अब उन खातून के अपने बच्चे जो है वो मौजूद हैं और वो खातून बहुत बुज़ुर्ग हैं और उस उम्र में वो अपना हिस्सा जो है अगर लेना चाहें। देखिए, अगर प्रॉपर्टी जो है उनके फादर के नाम पे है, हाँ, तो उनका लीगल राइट बनता है, वो अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर सकती हैं और वो उनको मिलेगी, बेशक उनके बच्चे जवान हो गए। तो बाज़ दफ़ा होता है कि आप लोग सिर्फ फैमिली के डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए नहीं करते, डिस्प्यूट ना हो, उनके आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, हाँ, तो आप उन चीज़ों को छेड़ते ही नहीं है। हाँ, स्पेशली जो खवातीन होती हैं वो ज़मीनों की कई दफ़ा ज़रूरत नहीं होती कि उनको बांटा जाए। बिल्कुल। और फिर लेकिन जो है वो फैमिली उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इसलिए नहीं की गई होती कि किसी ने नहीं लेना, कोई क्लेम नहीं करा, ठीक है जी दादा के नाम पे चल रही है, पर दादा के नाम पे चल रही है, लेकिन वो उनका राइट है, वो किसी टाइम पे भी क्लेम करेंगी तो उनको मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर हुमा। बहुत अच्छा लगा एडवोकेट हुमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए और इतना जो है ना वो एजुकेट करने के लिए हमारे नाज़रीन को। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे। अगला भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड वो है ड्रग रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड। स्टे विद अस, वापस आते हैं हमारे साथ।
बैक व्यूवर्स वंस अगेन। इस सेगमेंट में जिस तरीके से मैंने आपको बताया हम बात करेंगे ड्रग रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड। अभी हालिया हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में एक इंटरव्यू किया था, ऑनरेरी जनरल कौंसल श्रीलंका के हमारे साथ मौजूद थे। उनसे भी हमने ड्रग्स की अवेयरनेस के ऊपर बात की थी कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ड्रग का यूज़ बढ़ता जा रहा है। चाहे आप हशीश की बात करें, वीड की बात करें, पिल्स की बात करें, आप शराब नोशी की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माशरे में आम होती जा रही हैं। इवन के कराची में लिकर शॉप्स जो हैं वो भी ओपन है, लेकिन ड्रग्स की बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी अब फॉर्म्स ऐसी आती जा रही हैं, आइस मेथ और चीज़ें जो बहुत जल्दी नुकसान देती हैं, बहुत जल्दी जकड़ती हैं और इंसान को बिल्कुल माशरे से अलग थलग ले जाती हैं और फिर दुनिया से कटा के उनकी ज़िंदगी जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंच जाती है। लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। डिफरेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो प्राइवेट सतह पर चल रहे हैं। इसीलिए आज हम जिस रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात करने वो इस्लामाबाद में रन हो रहा है, उसका नाम है न्यू लाइफ रिहैब। और ये जो शख्सियत है ये बहुत एक तजर्बाकार शख्सियत है ड्रग्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने के हवाले से, और कमिटेड हैं, ड्रग रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट हैं ख़ुद भी। और मंशियात के आदी अफराद के लिए इनका तरीक़ाकार जो है ना वो इनका बायो साइको सोशल मॉडल है, अब जिसमें न सिर्फ जिस्मानी जो है वो सेहत पर तवज्जो दी जाती है बल्कि जहनी सेहत पर भी तवज्जो दी जाती है। और मकसद ये होता है कि जो दुनिया से अलग थलग हो जाते हैं आप, उनको वापस जो है वो सोसाइटी में लेकर आया जाए और रीइंटीग्रेशन जो है उनकी करवाई जाए। इसी के ऊपर बात करेंगे आज के कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ जो है वो क्या हो सकती हैं इन लोगों को वापस ज़िंदगी की तरफ लेकर आने के लिए, और कितनी मुश्किलात का सामना इन लोगों को करना पड़ता है ये तमाम ही पेशेंट से डील करते हुए। वी हैव विद अ CEO न्यू लाइफ रिहैब मिस्टर किफ़ायत हुसैन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच किफ़ायत साहब, खैरियत से हैं आप? जी बहुत शुक्रिया इतने ज़बरदस्त टॉपिक पे इन्विटेशन का, और ये हमारे जो नौजवान नस्ल है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली। कब से रिहैब सेंटर आप रन कर रहे हैं, और ये बताइएगा कि इस वक्त जब आपने शुरू किया और आज रेशो कितनी बढ़ चुकी है हमारे नौजवान नस्ल में ड्रग्स की यूजेज की? हमारी जो शुरुआत है आज से 15 इयर्स बैक अगर मैं बात करूं तो उस टाइम हमारे पास जो पेशेंट थे उसके तादाद जो है ना बहुत कम थी, जिस तरह, और नशे भी बहुत कम थे, जैसे कि सिर्फ चरस, अफ्यून और इस तरह की केसेस लोकल जो रिपोर्ट होते थे। हाँ। लेकिन वक्त के साथ साथ अब जैसे कि आजकल जो माहौल है, आजकल जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जैसे कि 70% मर्दों की मैं बात करूंगा और 30% ख़वातीन की भी मैं बात करूंगा, क्योंकि एक तो वो मरीज़ जो कि ख़ुद जानबूझ के इसमें नशे में इन्वॉल्व हो जाते हैं या सोसाइटी के प्रेशर की वजह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो ख़वातीन जो कि किसी हादसतन या किसी भी ट्रामा या कोई भी मेजर सर्जरी की वजह से वो नशे में इन्वॉल्व हो जाती है। तो हमने देखा है कि शुरू में केसेस बहुत कम थे, लेकिन आजकल केसेस भी बहुत ज़्यादा है और एज फैक्टर भी बहुत कम आ गया है। जैसे कि हमारे पास अभी रिसेंटली मैंने एक पेशेंट को अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हमारा इदारा एट अ टाइम 4 से 5 पेशेंट हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं, तो उसमें कल एक पेशेंट को मैंने जब एडमिट किया है तो उसका जो हिस्ट्री थी, उसकी जो स्टोरी थी वो बड़ी पेनफुल थी। जैसे कि रहीम यार ख़ान से उनका ताल्लुक़ था, माँ घरों में काम करती है, 4 बच्चे हैं, ठीक है, और एक बच्चा 10 साल से वो नशे में इन्वॉल्व था, जिस तरह के हीरोइन है, आइस है, मल्टीपल नशे वो कर चुका था, और वो इतना इंटेलिजेंट है जिस बेस पे मैंने उसको एडमिट किया और मैंने ये जिम्मेदारी ली कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको ठीक करके दिखाऊंगा और इसको माशरे में एक नए इंसान की तरफ ये एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा। और वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो ख़वातीन, ये जो टेलर है जो कपड़े सिलाई करते हैं, वो इतना बेस्ट मास्टर है और उसकी एज है 17 और वो एक दिन में 9 सूट सिलाई कर सकता है। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। और नो डाउट तो मैंने उसका ये अज़म किया कि ट्रीटमेंट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके लिए एक छोटा सा बिजनेस भी करके दूंगा ताकि ये नशे से दूर मदद करे। इस वक्त सबसे ज्यादा केसेस किस जो है ना ड्रग्स से रिलेटेड आपके पास आते हैं और किस इलाके से? देखिए ड्रग्स के जो केसेस है पूरे पाकिस्तान में ये माफिया, बल्कि दुनिया भर में, लेकिन पूरे पाकिस्तान की मैं इसलिए बात करूंगा जो बहुत दही इलाके थे जो बचे हुए थे अब वो भी इसके लपेट में आ चुके हैं, क्योंकि आपका सोशल मीडिया
जो है ना, जैसे कि इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं या पंजाब की बात करूं तो नशा इतना आम हो चुका है कि आपको आपके घर के डोर स्टेप पे मुहैया हो जाता है। मतलब हमारा एक क्लिक पे हम उनको पेमेंट करते हैं और बहुत से वालिदैन को ये गलत फहमी होती है कि हमारा बच्चा तो घर से बाहर नहीं जाता तो नशा कैसे कर सकता है, लेकिन ये कि वो घर पे जब मुयस्सर हो जाता है तो उन्होंने बाहर जाने की नौबत है या जो है। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ देखिए हमने जो देखा है कि आजकल जो हमारे नौजवान हैं जिसमें 70% मर्द है और 30% खवातीन हैं, इसमें क्रिस्टल मिथ एम्फेटामिन जो ये आइस, इसमें देखिए हम अक्सर मॉर्निंग शो में, स्कूल लेक्चर्स में और यहाँ पे जब जाते हैं तो उनको अवेयरनेस के जो है ना लेक्चर देते कि ये जो नशा है ये एक्सपायर मेडिसिन से लेबोरेटरी में तैयार करता है और आप अगर एक दफ़ा यूज़ करते हैं तो 99% चांसेस है कि आप इसके आदी हो सकते हैं और आपकी जो नींद है 48 आवर्स तक ख़त्म हो सकती है। आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी और जब इसका नशा जब उतरता है तो फिर आपको डबल जो है ना उसका करने को दिल करता है और उसके इंटेक पर आपकी डबल होती है और चंद ही महीनों में मैं ये समझता हूँ कि आइस के जितने भी हमारे पास इस टाइम अगर 70+ पेशेंट है तो उसमें 40 से 50 पेशेंट आइस के हैं। और इसमें नौजवान नस्ल की बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं उसकी तादाद आइस की वजह से लोगों ने हीरोइन और चर्स और इस तरह के नशों को छोड़ दिया है बजाय कि ये सबसे खतरनाक। अच्छा किफ़ायत साहब, दो कंडीशंस है, एक वो गरीब जो बैठ के नाली में और आगे पीछे टीके का इस्तेमाल कर रहा है, हीरोइन का इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरी ये कंडीशन जो बहुत अमीर है और पार्टीज और उन की वजह से जो ड्रग्स के निर्गे में आ गए हैं और माँ बाप का पैसा लग रहा है, ठीक है, अभी भी लग रहा है। आई एम श्योर आपकी जिस तरीके से आपने बताया कैटेगराइज आपने किया हुआ है तो वो उसमें आपको अच्छे खासे पैसे पे भी करते होंगे दोबारा अपने बच्चों को लाइफ के लाने के लिए। आपको क्या लगता है कि ज़्यादा तादाद इस वक्त माशरे में किन लोगों की है? देखिए मैं ये समझता हूँ या तो बहुत ज़्यादा गरीब तबके की है और ये बहुत ज़्यादा अमीर तबके की है। इसकी दो रीज़न है। जो गरीब तबका है उनके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, वो इधर उधर से चोरी चकारी करके समद बाउंड का नशा वो अपना नशा पूरा करता है। लेकिन जो मिडिल क्लास है, मैं ये समझता हूँ जो जॉब पर्सन है उसने सुबह 8 बजे जॉब पे जाना है, ठीक है, पूरी करनी है लेकिन वो जो सबसे अमीर तबका है उसके मैं एक बात करूँगा, जैसे कि हमारे पास यूके, अमेरिका, कनाडा से जो पेशेंट आते हैं वो कोकेन एडिक्शन, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में इस टाइम वो 10% केसेस हमारे पास रिपोर्ट होते हैं जो कि आपको 1 ग्राम 30,000 की वो मिलती है। क्या मिलती है? कोकेन एडिक्शन, कोकेन। ओके तो ये अमीरों का नशा है, ठीक है। हम ये समझते हैं कि अगर इस्लामाबाद या पाकिस्तान में इसके जो रेशो है वो बहुत कम है, लेकिन यूके में इसका जो रेशो है, यूनाइटेड किंगडम में तो वो 70% है। हाँ, बिल्कुल सही। और वहाँ पे एक गवर्नमेंट का इदारा है NHS और वहाँ पे लाइनें लगी हुई है, इतना बर्डन है उसके ऊपर। और प्राइवेट में अगर आप जाते हैं तो आपको कम से कम 1 करोड़ रुपया 1 महीने का खर्च करना होगा, तभी आपकी रिकवरी होगी और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमारा जो पिछले 15 ईयर से हमारे पास जो यूके से केसेस आ रहे हैं जिनमें कई डॉक्टर्स का हमने इलाज किया है, जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स और वो भी हाँ, यस, बिल्कुल पाकिस्तान में बहुत डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है। हाँ। कई डॉक्टरों का हमने इलाज किया है। तो ये जो बीमारी है, ये जो डिजीज है, पढ़ने के लिए करते पढ़ने के लिए नहीं, उनको पता है, वो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, ठीक है। आई नो सम डॉक्टर्स जो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं और कहते हैं कि हमें पता है मिकदार का कि कितनी लेनी है कितनी नहीं लेनी। वो दूसरे लोग हैं जो लेते हैं वो खराब हो जाते हैं, हालांकि खुद वो एडिक्ट हुए पड़े होते हैं। शुरू में मैं ये समझता हूँ कि मेडिकल से रिलेटेड या इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट है ये चर्स, कैनाबिस, गर्दा जिसको कहते हैं, और आजकल तो THC पोर्ट भी आ गया है बाहर ममालिक से। आपकी फील्ड है इसलिए आपको बहुत ज्यादा जो है चीजों के बारे में कैनबिस ऑयल, जो कैनाबिस पोर्ट आ चुका है और आप उसको लेके और मतलब फ्लेवर की तरह जब आपने जो है पॉट के अंदर दूसरे फ्लेवर्स डलते हैं ना, ठीक है, निकोटीन के, तो उसकी जगह पे कैनबिस आप डालेंगे तो उसके 2 ड्रैग्स लेकर आपको एक जॉइंट जो है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्ली फील आएगी। तो इस तरह, और ये पिछले अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक बहुत ही यंग नौजवान, जैसे कि 12 साल उसकी उम्र है और उसका फैमिली लेके कि वेप पीता है। मैंने उनको कहा कि इसके जो सिम्टम्स है ये मुझे THC कैनबिस के लग रहे हैं। कहते नहीं वो तो वेप पीता है। तो जब मैंने उसका टेस्ट किया तो कैनबिस पॉजिटिव, वो हैरान हो गए। सिम्टम्स बताएं जरा, ये डिफरेंट कैटेगराइज करके कि
कैनबिस, हशीश, वीड, ये कैटेगरी के सिम्टम क्या होंगे जो ड्राई जिस तरीके से जो नशे हैं, और फिर जब आ जाते हैं हम क्रिस्टल मेथ की तरफ या एसटीसी पिल्स की तरफ आ जाते हैं या एमडीएमए की तरफ हम लोग आ जाते हैं, तो उनके सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, शुरू में मैं ये समझता हूँ कि बच्चे के जो सिम्टम्स होते हैं ना इनिशियली स्टेज पे जब आप वेप इस्तेमाल करते हैं उसके अगर शुरू में इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, वेप की मैं बात करूँ, लेकिन अगर आप कन्वर्ट हो जाते हैं THC वेप पे, चर्स या गर्दा हशीश पे जब आप शिफ्ट होते हैं और आप कभी कभार इस्तेमाल करते हैं, हम उनको कहते हैं यूज़र, ठीक है। उसमें इतने ज़्यादा जल्दी आपको फैमिली को सिम्टम्स नहीं नज़र आते, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे कि उसकी रवैयों में चेंजेस आती है, ठीक है, जैसे कि उसका अपनी फैमिली के साथ उठना बैठना ख़त्म हो जाता है, उसमें एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, पूरी पूरी रात वो जागता है और दिन को सोया रहेगा, ठीक है। पढ़ाई में उनका बिल्कुल दिल ना लगना, ठीक है, हर टाइम पैसे मांगना, ठीक है, ये इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, और घर जब आते हैं तो वो अक्सर परफ्यूम या कोई चीज़ लगाते हैं और उसकी वो आपको जब बच्चा घर आता है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंखों से डाल के बात नहीं करता, वो यूं करके बात कर रहा होता है, ठीक है। चीज़ें बताने वाली है माँ बाप और क्योंकि हमारे माँ बाप पिछले दौर के लोग हैं, सादे लोग, उनको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। अब तो हम ये बताते हैं कि अगर देखिए आपको अपने बच्चे पे शक हो इनिशियली स्टेज में, तो आप बच्चे का किसी भी अथेंटिक लेबोरेटरी से ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल करवाए। आजकल तो बालों का टेस्ट आ चुका है कि अगर खुदा ना खास्ता बच्चा इतना उसका ब्रेन बहुत तेज होता है, ये बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, तो यूरिन में पानी भी मिला सकते हैं। तो अब जो है ना, जैसे कि बाहर ममालिक में बालों से टेस्ट किया जाता है, अब वो पाकिस्तान में भी आ चुका है कि अगर किसी को अपने बच्चे पे शक हो तो वो अपने बालों का टेस्ट चौथाई लेबोरेटरी से कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताया कि सपोज एक बच्चा जो है छोटी उसकी बात करते हैं, जैसे आपने बात की वेप का आदी है, ठीक है, और या फिर चर्स का आदी हो गया है, ठीक है। सो इनिशियली उसके हल्के फुल्के आपको सिम्टम्स भी नज़र आते हैं। सो डू यू थिंक कि उसको रिहैब में ही भेजना इज़ द ओनली सोल्यूशन, या फिर आप उसको घर में भी टैकल कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, हम तो शुरू में ही जैसे कि मैंने अभी बात की है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई यूज़र है, कोई नशे का इस्तेमाल करता है और वो कभी कभार करते हैं, तो उन लोगों को भी हम आउटडोर पे ट्रीट करते हैं, घर पे ट्रीट किया जाता है। लेकिन वो बच्चे जो कि वेप इस्तेमाल करते हैं या THC पोर्ट इस्तेमाल करते हैं और वो यूज़र है, हमें लगता है कि ये इनको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो हमारी जो टीम है जिनमें साइकेट्रिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, आलमी दीन है, कई बच्चों को हम आउटडोर बेसिस पे सुबह बुलाते हैं, शाम को उनको घर भिजवा देते हैं, लेकिन उनको रीहैब की ज़रूरत नहीं होती और कई लोगों को मेडिकेशन की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये कि उनको ट्रैक पे लेकर आने के लिए उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताना है और प्रिवेंशन के बारे में बताना है। और ऐसे लोग, आपको क्या लगता है कि मोस्टली आपके पास तो केसेस डेफिनेटली आते होंगे, सो आपकी क्या असेसमेंट समरी क्या कहती है कि आया वो कोई ट्रॉमा बॉन्डेड होते हैं या फिर कोई पुरानी चीज़ें उनको क्लिक करती है, या फिर वो अपनी ज़िंदगी से अभी इतने जो है वो आरी हो चुके होते हैं कि वो कोई ना कोई बोर्डम से बचने के लिए कोई रास्ता तलाश करते हैं? वजूहात क्या नज़र आती है? देखिए, नशा करने की बहुत सी रीजंस होती है। इसमें आपके जो सोसाइटी का जो प्रेशर है, ठीक है, आजकल जॉब्स नहीं है, बहुत से ऐसे नौजवान जो कि यंग की मैं बात कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, आजकल तो ये ट्रेंड बन चुका है कि अगर 4 लोग जो है ना वेप कर रहे या वो पोर्ट कर रहे या वो THC चर्स पी रहे, तो वो आप उस गैदरिंग का हिस्सा तब बनेंगे जब आपको वो इस चीज़ में इन्वॉल्व कर दे। बिल्कुल ऐसे ही है, पेयर प्रेशर की वजह से। उसमें मैं ये समझता हूँ तमाम वालिदैन को अक्सर हम स्कूलों में भी ये बताते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द जो कि आपके चौकीदार है, आपके जो टीचर्स है, आप उसका बाकायदगी से ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल किया करें। इससे आपकी स्कूल की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, लेकिन लोग करते नहीं है, इस पे अमल नहीं करते। एक और जो है सूरत हाल में अगर आपको बताऊं, मेरे बहुत सारे जो है वो जानने वाले डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से लोग हैं, तो अक्सर लोग जो है ना इसकी तरफ अल्कोहल की तरफ, ठीक है, चाहे विस्की के लिए है, चाहे जिसकी तरफ भी है, वो ये क्लेम करते हैं कि देखें आप इंटरनेशनली भी ड्रग्स जो है ना उस पे पाबंदी है और ड्रग्स का इस्तेमाल जो है वो नुकसानदेह हद तक पहुंचा देता है इंसान को। वैसे आप देखें तो इंटरनेशनली जितनी आप मूवीज़ में देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी देख रहे हैं, मिलिट्री देख रहे हैं, कोई भी आप शख्स देख रहे हैं, चाहे वो अमीर से अमीर है, गरीब से गरीब है, वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जो है वो शराब का इस्तेमाल करता है।
इस्लाम में ये चीज़ जो है वो हराम है। बिल्कुल। उसके अब दूसरी जो ये उज़र पेश किया जाता है कि ड्रग्स जो है वो तबाही की तरफ लेकर जाती है, ये तबाही की तरफ नहीं लेकर जाएगी, ये इस पर आप ये देखिए ना, ये बहुत ही बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। देखिए मैं आपको अगर बता दूं कि कनाडा और अमेरिका में चर्च लीगल है, ठीक है। हाँ, तो पाकिस्तान में और चर्च में, उनके चर्च में फर्क भी तो है ना, ठीक है। उनके यहाँ वीड है, वहाँ का वीड है, उनके केमिकल्स और इनके केमिकल्स फर्क भी तो है ना। दूसरा ये अहम बात है कि अगर आप अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं और आपको लगता है कि मैं यूज़र हूँ, मैं कभी कभार इसको इस्तेमाल करता हूँ, पहली बात तो ये कि इस्लाम में हराम है, ठीक है। हाँ, लेकिन वक्त के साथ साथ आपका जो आज का यूज़र है वो कल का एडिक्ट हो जाता है। हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, कई लोग, ये जो गरीब लोग हैं, कच्ची शराब से उनकी मौत हो चुकी है, ठीक है। और जो लोग शराब नोशी का बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं वो इसके एडिक्ट बन जाते हैं। वो अपने साथ साथ अपनी फैमिली की जिंदगी भी तबाह करते हैं, सिर्फ अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ नहीं तबाह करते। हम अक्सर जब किसी भी अल्कोहल एडिक्ट का जब हम लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं तो उसका लीवर तबाह हो चुका होता है। हम उनको लेक्चर में बताते हैं अगर खुदा न खास्ता किसी और वजह से आपका लीवर ख़राब होता और आप लीवर ट्रांसप्लांट करते, लीवर सर्जरी करते, तो आपका बहन भाई आपको लीवर का एक टुकड़ा नहीं दे सकते, ठीक है। और अगर दे भी दे तो 1 करोड़ रुपया लगता है। आप शिफा इंटरनेशनल में, कुलसूम इंटरनेशनल में आप पता करके देखे। हम इस बेस पे आपको बताते हैं कि लोग ये समझते हैं कि नहीं, इसका मसला नहीं है, मैं छोड़ सकता हूँ। और ये छोड़ने वाली जो बात होती है ना, यूजर अक्सर करते हैं, लेकिन ये छोड़ते नहीं है, ये कल को एडिक्ट बन जाते हैं। वेल, बहुत शुक्रिया किफ़ायत हुसैन साहब आपका आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह आपकी जो मिशन है उसमें आपको कामयाब करे। होपफुल कि बहुत सारे लोगों की आंखें और कान खुल चुके होंगे और उनको समझ आ चुकी होगी। ये जो आज आप थोड़ा सा इस्तेमाल सुन रहे हैं या देख रहे हैं कि मैं थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये कल को बहुत मुज़र असरात में आपकी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। सो ये इन चीज़ों से दूर रहना भी ज़रूरी है। अपने आसपास भी ख्याल रखें। अगर कोई इन चीज़ों का आदी है तो कोशिश करें कि उसे किसी न किसी आप सपोर्ट के पास लेके जाएं, हेल्प के पास लेके जाएं, क्योंकि ये सिर्फ उनकी ज़िंदगी तबाह नहीं करती, उनके साथ जुड़ी उनकी सारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। बिल्कुल दुरुस्त कहा। आज हिस्ट्री के सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आज है 30 अप्रैल और 30 अप्रैल 1945 को अडोल्फ हिटलर की डेथ हुई थी और आज उनका यौम वफ़ात है। दूसरी जंग अज़ीम आखिरी मरहले में थी और जर्मनी के अंदर फहरर बंकर जो था, जो उनका अपना बंकर था, उसके अंदर वो मौजूद थे और उस वक्त तक सोवियत की जितनी फ़ौज थी उसने कब्ज़ा कर लिया था जर्मनी के ऊपर और बर्लिन में ज़्यादातर हिस्से में वो फ़ौज मौजूद थी। और उस वक्त नज़र आ रहा था अडोल्फ हिटलर को कि अब कामयाबी जो है वो नहीं मिल सकती और नाकामी उनका मुकद्दर है। इस वजह से उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली थी और उनकी ख़ुदकुशी के साथ ही इवा ब्राउन जो उनकी वाइफ थी उन्होंने भी ख़ुदकुशी कर ली थी। और फिर बाद अज़ां जी उनकी मौत के बाद ही नाज़ी जो फ़ौज थी उसने अपने हथियार डाल दिए थे और इस तरीके से दूसरी जंग अज़ीम के एक अहम मरहले की जो है ना वो इख्तिताम को पहुंचा था। तो आज 30 अप्रैल अडोल्फ हिटलर के तौर पर जो है वो जाना पहचाना जाता है। वेल ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी आप लोगों से कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।